हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। यूके पीएससी एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र के लिए आज ये लास्ट क्लास होगी। ऑब्वियस है, कल एग्ज़ाम है ना। तो आज जितने भी टॉपिक हमारे हो सकते हैं हमने वो कवर करे इन 16-17 क्लासेस में। मान के चलिए 18 से 19 घंटे में आपने केमिस्ट्री का बहुत अच्छा पोर्शन कवर किया है। और हमने इजी क्वेश्चंस भी लिए, हमने हार्ड क्वेश्चन भी लिए, क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, किस तरह का प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा हम पहले ही जज नहीं कर सकते हैं। और पैटर्न चेंज हुआ है तो फिर जज करना और मुश्किल है ना। तो जितना भी आपने तैयारी की है अब इसको लास्ट देखिएगा। इसके अलावा जो आपने अब देखो, कुछ नया पढ़ने का अब समय नहीं है। अब बेहतरी इसमें है कि अगर आप अपना पुराना रिवीजन करें, अपना जीएस रिवीजन करें, अपना फिजिक्स में कोई टॉपिक छूट गया है ना, और टॉपिक ऐसा छूटा है जिससे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपने पुराना बहुत पहले पढ़ा और उसका रिवीजन नहीं किया, सेम मैथमेटिक्स या बायो में या फिर केमिस्ट्री में, तो उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए इस बचे हुए समय में, ठीक है। और दिन में 3, 3:30, 4 बजे तक एक वीडियो और लाऊंगा कि कैसे आपको अपना पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए, कैसे आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। और ये किसी एग्ज़ाम में सोच के नहीं जाना चाहिए कि बस ठीक है दे आएंगे, हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ। ये सब बहुत पुरानी सोच है, प्लीज़ इसको थोड़ा सा चेंज करें। अगर किसी एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो प्लीज़ उसको एनालाइज करने ज़रूर जाएँ कि अगली बार उसके जैसा या उस जैसा कोई एग्ज़ाम आता है तो उसमें आपको एक लीड मिले, आप बाकियों से और थोड़ा बेहतर हो, है ना। तो उसके लिए आपको एनालाइज करना है कि आपका पेपर जो है किस तरीके से है। ठीक, खैर मैं अब चर्चा करता हूँ क्लास के बारे में ही। तो क्लास नंबर 17 कल यहीं से ही हमने छोड़ा था, यहीं से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइनो कॉम्प्लेक्सेस वुड एग्जिबिट द लोअर वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो कह रहा है इसमें से किस सी एन के कॉम्प्लेक्स के जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की वैल्यू है वो सबसे कम होगी, लोवेस्ट होगी, ऐसा आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बता दूं, जैसे आपके पास CO हो गया कार्बोनिल ग्रुप, है ना, कार्बन मोनोक्साइड भी कह सकते हैं, CN हो गया, NO हो गया, ठीक है, इनको हम कंसीडर करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देते हैं, उनका जोड़ा बना देते हैं, पेयरिंग उनकी कर देते हैं। तो अगर मैं देखूं जैसे CR, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस कंपाउंड में ऑब्वियस बात है ऑक्सीकरण अवस्था निकालूंगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यह मैं निकालूंगा। तो जिसकी निकालनी होती है उसे मैं X मान लेता हूँ। प्लस CN पे होता है -1 चार्ज। ठीक है, तो CN पे -1 चार्ज होता है, 6 CN है, 6 इंटू -1। और सर इस पर ओवरऑल चार्ज आप देख पा रहे हैं -3 है, तो ओवरऑल चार्ज को बराबर में रखता हूँ। तो X बराबर सर +3 निकल आया। ठीक है, माइनस का 6 इक्वल टू के दरवेज हो गए प्लस का 6, प्लस के 6 में से माइनस का 3 गया, प्लस का 3 बच जाएगा। अब CR क्रोमियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR3D54S1 होता है। ये भी चीज़ ध्यान में लेनी चाहिए, ये एक्सेप्शन है ना, हम पढ़ते हैं कुछ एक्सेप्शन भी हैं जिसमें क्रोमियम भी आता है। अब +3 का मतलब ये है S से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, D से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, +3 में इसको जाना है, तो 3D में ये बचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन और 4S में हो जाएगा 0। S से 1, D से 2 निकल गए, 3D 3 बचा, तो ये हमारा क्रोमियम भैया। ठीक है, जिसपे +3 चार्ज है। अब इसके D में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन बनाऊँ तो D के 5 ऑर्बिटल, 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ाऊँ, तो आप कहोगे सर होम्स का नियम ये कहता है इलेक्ट्रॉन सिंगली भरेंगे, बट हमें ये भी ध्यान करना है कि इस पे जो लीगेंड जुड़ रहा है वह लीगेंड का नेचर कैसा है। अगर मैं इस लीगेंड की बात करूं तो CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इनकी पेयरिंग कर देता है। तो ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो बेटा यहाँ पे देखो हुंस का नियम थोड़ा सा वायलेट होता हुआ दिखाई देगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है 3 ये ऐसे पेयर होकर आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आगे वाले ऑर्बिटल से CN आना शुरू कर देंगे। ठीक है, बट मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन, हालांकि थोड़ा सा मैं इसको टफ क्वेश्चन मानूंगा, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। ठीक है, और मुझे लगता है कि अगर इस तरह का प्रश्न एग्जाम के लिए आप स्किप करना चाहिए स्किप कर सकते हैं, बट जो लैब असिस्टेंट के, अच्छा एक चीज़ और, जो लैब असिस्टेंट वाली एग्ज़ाम है आपकी अपकमिंग, उसमें भी ये सीरीज़ आपको हेल्प करेंगी। जिन बच्चों ने सीरीज़ नहीं देखी है या स्किप कर दी है या बहुत बहुत कम करके देखी है, उनसे मैं कहूँगा बेटा जब लैब पहले NCERT पढ़ना, हर चीज़ पढ़ लेना, अपना पहला जो भी आपको जैसे बताया गया पढ़ने के लिए वैसे पढ़िएगा, यूट्यूब पे सीरीज़ अवेलेबल है उनको देखिएगा, उसके बाद रिवीजन के लिए ये आपको फिर से हेल्प करेगा। ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। वाई? क्योंकि हम देखेंगे इसका D3 है, जब D3 होता है तो वहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्टाहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन भी रखना होता है, तो इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। फिर आगे देखते हैं MnCN। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, देखो इस क्वेश्चन में अगर चलो आपको ये चीज़ हार्ड भी लग रही है
तो एटलीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो सीख लो। कितनी है सर, x प्लस कितना 6 इंटू -1 इक्वल टू कितना -3, तो x बराबर कितना +3। इतनी चीज़ तो सीख लो एटलीस्ट, ठीक है। बाकी जिनको समझ में आ रहा है वो आगे भी देखो। Mn 25, ये कितना बना AR सर 3d5 4s2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये बचेगा AR 3d4 4s0। अब इसके 3d हैं तो ये d सब सेल इसका बना लेता हूँ, 1 2 3 4 है ना, 5 हो गए। तो d में कितने हैं इलेक्ट्रॉन सर, d में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपको बताया था d3 तक अनपेयर्ड है, बट इसका d4 में इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, पर आपको पता है सर d4 में इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा, तो आप देखेंगे इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ नजर आएगा, यहाँ नजर आएगा, ठीक है। तो देखो इस पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है Cr के पास, n बराबर 3 हैं, इसके पास कितने हैं, n बराबर 2 हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है FeCN। मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा बेटा, बट इजी क्वेश्चन भी है, ये ध्यान में रखना है। कल का क्वेश्चन था, छूटा हुआ था, ठीक है, इसको करा देता हूँ। इस एग्जाम में मे भी इस तरह के क्वेश्चन ना आए, बट ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए तो पूछ सकता है, तो उसकी तो एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लो इससे। जिसकी निकालनी है x 6 इंटू -1 इक्वल टू कितना -3, तो x बराबर कितना आ गया +3। और जिनको इतना भी समझ में आ रहा है वो आगे भी देख सकते हैं कि Fe इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करिए, कितना बनेगा AR 3d6 4s2, ठीक है। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 आई, तो मैं +3 मान लेता हूँ, तो ये कितना बना AR 3d5 और 4s0, ठीक है। इसके बाद आपको पता है इसके d में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, d में सर इसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 5 इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल भरोगे, बट मैंने बताया CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करेगा, तो कभी भी 5 और इलेक्ट्रॉन ऐसे सिंगल सिंगल नहीं भरे होंगे, पेयरिंग की पॉसिबिलिटी होगी। तो 3 तक के बाद, यहाँ पे मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि डी में 3 ऑर्बिटल के बाद अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी पेयरिंग हो जाएगी बचे हुए 2 ऑर्बिटल की, तो पेयरिंग होकर वो ऐसे दिखाई देंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 1 बचा। और उसके बाद लास्ट कौन है, Ni है, FeCO होगा, हाँ CO है। तो अब CO के केस में जल्दी से देखो, CO CN6, और इस पर कितना चार्ज है सर, इस पर चार्ज है -3, तो वही x प्लस कितना 6 इंटू -1 इक्वल टू कितना -3 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया सर, ये +3 आ गया। अब कोबाल्ट, इसका एटॉमिक नंबर नेक्स्ट होता है 27, तो ये बनता है AR कितना 3d7 4s2। अब यहाँ पे CO सर +3 में गया है, +3 का मतलब क्या है कि ये बन जाएगा AR 3d6 और 4s0। इसके बाद यहाँ पे इसका d6 बना लीजिए, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 और ये छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई देगा। बट मैंने आपको बताया CN कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो 3 के बाद जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पेयरिंग कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेयरिंग करके इसकी दिखा भी दीजिए। चलिए, तो पेयरिंग होगी, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आपको पेयर्ड होकर दिखाई देंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सर एक भी नहीं दिखाई दे रहा, 0 है। तो डेट मीन्स जिस पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं, ये बात भी हमें यहाँ से सीखनी है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइनो कॉम्प्लेक्स वुड एग्जिबिट लोवेस्ट वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो किसकी होगी भैया, इसकी। क्यों, क्योंकि भैया इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सर 0 आया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आया, डेट मीन्स इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर को रखेगा, डेट मीन्स की पैरामैग्नेटिक वैल्यू सबसे कम है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चलो इजी सा क्वेश्चन है, ये तो शायद मैंने कल भी कराया था इस तरह का क्वेश्चन। NiCO4 है, कह रहा है इसमें ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, Ni है, निकल, ठीक है। जिसकी निकालनी है x प्लस कितना 4 इंटू 0 और ओवरऑल चार्ज कितना है 0, तो x बराबर कितना आ गया 0 आ गया, क्योंकि मैंने कल भी बताया था आपका CO हो गया, H2O हो गया, इसके बाद NH3 हो गया, इसके बाद EN इज़ द इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है। ये होता है इथाइलिन और इस पर 2 अमाइन है, डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, ये सब क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 0 आएगी, नेट ऑक्सीजन स्टेट भी 0 हो जाएगी। ऐसी आपसे मैं बोलूँ CrCO6 बताओ कितना होगा, 0 है ना, ऐसी FeCO5 कितना होगा, 0, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर इन PT, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, पूछा जाता है इस तरह के एग्जाम में, ऑक्सीकरण अवस्था बिल्कुल पूछे जाने के चांस है, ठीक है। तो जिसका निकालना है PT उसको x मान लेता हूँ, और C2H4 ये भी कैसा है, न्यूट्रल, इस पर भी कोई चार्ज नहीं होता, तो उसको भी न्यूट्रल वाले में लिख लो, ठीक है। ये हो गया आपका इथीन, ठीक है, तो ये न्यूट्रल है तो 0, प्लस Cl3 है
3Cl हैं, Cl पे -1 चार्ज होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और ओवरऑल चार्ज कितना है सर? -1 है। तो x बराबर कितना आ गया? -3 इक्वल टू किधर गया? +3, और प्लस के 3 में से एक गया, कितना बचा? +2। तो Pt की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई सर? +2 आ गई। बहुत सिंपल सी बात है। आगे बढ़े, चलिए। सेम ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन एंड निकल, तो बता दो भाई। Na पे सर +1 चार्ज होता है, पर Na कितने? Na का 2 है, मतलब 2 है, 2 बार है, ठीक है। प्लस ऑब्वियस बात है, किसका बोल रहा है? आयरन का, तो जिसका निकालना है उसको x मान लिया, +4। अच्छा सर CO पे कितना चार्ज होता है? सर अभी आपने बताया न्यूट्रल होता है। क्या इस पर कोई ओवरऑल चार्ज है? सर नहीं है, इक्वल टू में 0। तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ जाएगा? Na पे +2 चार्ज है, इक्वल टू किधर जाएगा? तो -2 बन जाएगा, है ना। आपको पता है 0 हो गया, प्लस का 2 है, इक्वल टू किधर भेजोगे? माइनस का 2 आ जाएगा, तो Fe पे -2 चार्ज है। तो -2 वाला ऑप्शन कौन कौन सा नहीं है? तो ये और ये नहीं है। पहली बात, फिर से बोल रहा हूँ, साफ साफ बोल रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड सीख लो, है ना। डायरेक्ट आंसर पे मत जाओ, यूज़ द एलिमिनेशन मेथड। मैं इसकी चर्चा फिर भी करूँगा आपसे जब अभी 3 बजे आपसे मिलूँगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। तो 2 ऑप्शन हटा दिए। अब ये -2 दोनों में है, +4 और 0 देखना है। तो फिर देखो पोटेशियम भी मेटल है सर, इस पर भी +1 चार्ज होता है। कितने पोटेशियम में? K4 है, तो 4 × +1। निकल का निकालना है x, +4। Cn पे कितना चार्ज होता है सर? -1 चार्ज होता है, अभी आपने बताया। कितने Cn है? 4 है, तो 4 गुणा -1। क्या इस पर कोई ओवरऑल चार्ज है? नहीं है, तो ओवरऑल में कितना आ गया? 0। ये प्लस का 4, 4 × -1, माइनस का 4, नेट कितना आ गया? 0। तो x बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ Fe -2 में है और निकल 0 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या ऑक्सीकरण अवस्था होगी? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसका ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, खुली किताब की तरह। ये देखो, खुली किताब की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ये भी ध्यान में रखना। बट हमसे क्वेश्चन जो पूछा है वो भी ध्यान में रखना। क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन की क्या ऑक्सीकरण अवस्था होगी? तो बेटा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 और -1 होती है परऑक्साइड में, और वाटर के केस में ये -2 होती है। क्यों होती है जरा देख लो भैया। H पे +1 होता है, H पे +1 होता है, तो +1 को स्टेबल करने के लिए -2 आना चाहिए। नहीं समझ में आया? इसको x के टर्म में निकालना है, तो x +2 है ना भाई। ऑक्सीजन का निकालना है, H2O है, ऑक्सीजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन है 2। ठीक, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, तो इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ गया? -2 आ गया। क्लियर है? हाइड्रोजन परऑक्साइड में देख लो, हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या होता है? ऑक्सीजन का निकालना है। अच्छा, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है सर? H2O2 है, ठीक है। ऑक्सीजन का निकालना है, तो ये है 2x, ठीक। प्लस हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है सर? हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, इक्वल टू ओवरऑल चार्ज है नहीं है सर, 0 लिख देता हूँ। तो 2x बराबर कितना आ गया? -2। और x बराबर कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया सर? -1। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान में रखना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कई बार अटका देता है, ठीक है। अच्छा, ये उल्टा लिख दिया, पहले परऑक्साइड दिया ना, तो -1 -2 आएगा। ठीक, आगे देखते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर, वाइल सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है पहला आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब, अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आइसोलेटेड गैसेस एटम में से, उस एटम को निकालने के लिए जो मिनिमम ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसी को हम उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव कहते हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ये कह रहा है कि जो पहला आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो जिंक का ज़्यादा होता है कॉपर से, ये आपसे सिंपली कह रहा है। फिर कह रहा है कि अगर मैं सेकंड आयनाइजेशन की बात करूं तो वो कॉपर का ज़्यादा होता है जिंक से। ये क्वेश्चन कह रहा है, पहले इतनी बात तो समझ में आई होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जिंक जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 4s1। और जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4s2 में से निकल रहा है, और s ऑर्बिटल में ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर्ड हैं। पेयर्ड का मतलब इनकी एनर्जी हाई है। आपको पता है जब भी पेयरिंग होती है एनर्जी उसकी मतलब उसको में से इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए एनर्जी हाई देनी पड़ेगी, है ना। वो स्टेबल है तो उसको निकालने के लिए एनर्जी हाई देनी पड़ेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि पेयर्ड है। पेयर्ड में से ऑब्वियस बात हमने पढ़ा है, पेयर्ड या फिर हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। बट अगर हाफ फील्ड और पेयर्ड की बात करते हैं तो पेयर्ड में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। सो दैट्स वाई कंप्लीटली फील्ड 4s में से इलेक्ट्रॉन 4s2 में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। दैट मीन्स इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। बट कह रहा है जब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूंगा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि भाई इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कॉपर ने भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिंक ने भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालने की अब तैयारी कर रहे हैं। तो इस केस में कॉपर कितना हो जाता है सर? 3d, एक मिनट देना भाई, ये लिख नहीं पा रहा है, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कॉपर जब +1 में है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10
4s 0 क्यों? क्योंकि सर ये Cu था, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। इन केस ऑफ जिंक, सर जिंक जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बन जाएगा 3d10 4s1। तो आप जरा देखो, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो वो D10 में से निकलेगा, और D10 कैसा है सर? आपने बताया कंप्लीटली फिल्ड है, और जो कंप्लीटली फिल्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि जिंक के केस में वो इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा। तो फुलफिल्ड वाला हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो पढ़ते हैं, जिंक हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कोई रीज़न नहीं बना। जिंक हैज़ कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल, ठीक है। जिंक हैज़ कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल, ये भी बात सही है। बट आगे बढ़ते हैं, इन कॉपर सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल। यही बात पड़ी ना कि जब कॉपर +1 में है तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल में से निकल रहा है, ठीक है। तो कॉपर +1 में है, उससे जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल में से निकाल रहे हो, ठीक। वाइल जिंक में द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम s ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात है। जिंक ने जब एक इलेक्ट्रॉन दिया, अब भी उसके s में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसीलिए ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा आयनन विभव आपको देना पड़ेगा, ज़्यादा आयनेशन पोटेंशियल आपको देना पड़ेगा, ठीक। चलिए, इन विच ईयर वर्नर प्रपोज्ड हिज कोऑर्डिनेशन थ्योरी, किस ईयर में भैया ये वर्नर साहब, जिनको हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इनको कहा जाता है। मतलब सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे, है ना, सह संयोजन जो कंपाउंड थे, वह किसने दिए थे? वर्नर ने दिए थे, और थ्योरी 1893 में दी गई थी, ठीक। अब वर्नर की कुछ मेन बातें आपको बता देता हूँ, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके पोस्टुलेट्स जो हमें याद रखने होते हैं, और एनसीईआरटी में भी कोऑर्डिनेशन चैप्टर की शुरुआत वर्नर थ्योरी से की गई है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा चांस हैं। सबसे पहले ध्यान में रखना है, इन्होंने बात करी प्राइमरी वैलेंसी की, प्राइमरी वैलेंसी इस वैलेंसी को इन्होंने आयनाइजेबल वैलेंसी भी कहा, आयनाइजेबल वैलेंसी भी कहा। मेन बातें प्लीज़ ज़रा ध्यान में रखिएगा। प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी होती है जो मेटल के ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना। जैसे Fe है, +2 में हो गया, है ना, +3 में हो गया, +2 में है तो फेरस, +3 में हो गया तो फेरिक। जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? मेटल, हिंदी में लिख देता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था को हम उसकी प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। वेयर एज जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जिसको हम जनरली नॉन आयनाइजेबल कहते हैं, नॉन आयनाइजेबल कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ये नॉन डायरेक्शनल होती है, ये भी ध्यान में रखना, इट इज नॉन डायरेक्शनल, इसके कोई डायरेक्शन नहीं होती। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी ये डायरेक्शनल होती है, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है। फॉर एग्जांपल कैसे, जरा समझो, Fe है, इस पे +3 चार्ज है, ठीक। मान लो ये 6Cn- से जाके जुड़ रहा है, जब ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमें चाहिए, ठीक है, FeCN6। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा? जो चार्ज आएगा ना वो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिगेंड देखो, Fe पे +3 चार्ज है, मतलब ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। बट इस ही मेटल पे जब ये Cn लिगेंड आके जुड़े तो हमें पता है अब ये इस पर कुछ और चार्ज आएगा, वही चार्ज इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को भी दर्शाएगा। अब जरा इस बात को समझना कि Cn पे माइनस है, यहाँ -6 है, यहाँ +3 है, ये +3 है, Cn पे -6 है, +3 में से -6 गया, कितना बचा सर? -3 बचा। मतलब चार्ज कितना आया? -3 आया। तो ये -3 चार्ज ही हम इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं, है ना। तो उसकी द्वितीय श्रेणी की जो वैलेंसी है, संयोजन है, उसको हम क्या कहेंगे? जो मेटल पे और लिगेंड पे जुड़ने के बाद जो उसका चार्ज आया वो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। क्लियर? बहुत सिंपल बात है। अब मैं कुछ बातें और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। ये भाई साहब कहते हैं कि मेटल जो होता है उस पर प्लस चार्ज होगा, और जो लिगेंड होगा या तो उस पर, लिगेंड को मैं L से दर्शाता हूँ, ठीक है, लिगेंड जो होगा या तो उस पर माइनस चार्ज होगा या फिर उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि अपने माइनस चार्ज या लोन पेयर को मेटल को देने की पॉसिबिलिटी रखेगा। अब होगा क्या, जब ये मेटल, ठीक है ना, Fe की जगह चलो मैं मेटल लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ मेटल लिख लेता हूँ, M, इस पे N+ चार्ज, ठीक। अब ये आपका मेटल है, इससे आके जुड़ा लिगेंड, तो मेटल और लिगेंड आपस में आके जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का ये डोनेशन करते हैं, और अभी मैंने बताया लिगेंड आके जुड़ रहा है तो ये सेकेंडरी वैलेंसी है, डायरेक्शनल है।
क्यों? क्योंकि ऐसा मान के चलते हैं लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है। ये सब बिल्कुल शुरुआत में दी गई थ्योरीज थी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हमने पढ़ा है, जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं तो हम ये भी पढ़ते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक होता है, ठीक है ना, वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता ही नहीं है। बट ये पुरानी थ्योरी है, शुरुआत ऐसे ही हुई थी, ठीक है। अब ध्यान रखना, मेटल और लिगेंड आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, आपस में लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब मेटल से जितने लिगेंड डायरेक्टली जुड़ पाएंगे वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ठीक है जी, वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। अब ये जो हमने बक्सा बनाया इसको हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं, ठीक है, इस बक्से को हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं, ठीक है। मेटल पे जो वैलेंसी है इसको इसकी प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, और जो बाद में निकल के आएगी उसको हम सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। कई केस में प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी सेम ही होती है, ठीक है, बट प्राइमरी वैलेंसी क्या है? मेटल पे जो खुद का चार्ज है, खुद की जो वैलेंसी है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो लिगेंड के आने के बाद बनी है, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल सी बात है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल आर डायरेक्शनल, गलत, अभी तो बताया नॉन डायरेक्शनल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल आर डायरेक्शनल, सही बात है। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल आर डायरेक्शनल, गलत है ना भैया। देखो, जब पहला और थर्ड ऑप्शन एक दूसरे का वैसे ही विपरीत है, क्योंकि अगर ये सही होगा तो भैया थर्ड भी सही होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन में तो ऐसे ही दिमाग लगाना होता है कि प्राइमरी वैलेंसी भी दे रहा है डायरेक्शनल, फिर एक और क्वेश्चन में दे रहा है कि सेकेंडरी वैलेंसी भी डायरेक्शनल होती है, तो भैया दो ऑप्शन तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो ही नहीं सकते, तो दोनों ही कट गए, और फिर नन ऑफ द अबव, और यही बचेगा जिसमें कि आंसर हमारा सेकेंडरी वैलेंसी है, जो कि कैसा होता है? डायरेक्शनल होता है। अभी मैंने आपको समझाया। आगे, कलर ऑफ Cl3.6NH3। चलो, इस कलर को बताने से पहले मैं कुछ बातें और बता देता हूँ पेज ऐड करके, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि जो ये लीगेंड है ना, लीगेंड, ये तीन तरह के हो सकते हैं। एक वो जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे Cl माइनस है ना, F माइनस, Br माइनस, ठीक, OH माइनस, NH2 माइनस, ठीक है। ये माइनस वाले लिगेंड हैं, नेगेटिव वाले हैं। कुछ लिगेंड हमारे न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे हमारा जल हो गया, जैसे हमारा NH3 हो गया, जैसे हमारा इथाइलिन डायमाइन हो गया, जैसे CO हो गया। इसके अलावा कुछ लिगेंड हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये कब कब होंगे तो ध्यान रखना, अगर आपके मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उससे नेगेटिव लिगेंड आके जुड़ सकता है, पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल वाला आके जुड़ सकता है। बट अगर लिगेंड पे ही पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसी कंडीशन पे मेटल पे माइनस का चार्ज होगा। ये बात ध्यान में रखना, क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज ही एक दूसरे को खींचते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले में जैसे आपका नाइट्रोसोडियम आयन आ गया, ठीक है, हाइड्रोजीनियम आयन आ गया, तो ये पॉजिटिव वाले आपके लिगेंड होते हैं, ठीक है। दीज आर द पॉजिटिव लिगेंड, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। इसके अलावा लिगेंड जो होते हैं उनकी कितनी डोनेटिंग साइट होती है, उसके बेसिस पे हम लिगेंड को क्लासीफाई करते हैं। क्या ये मोनोडेंटेट है? मोनोडेंटेट का मतलब एक ही तरफ से ये अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, है ना, OH माइनस, या फिर जैसे H2O हो गया, ये एक ही तरफ से अपना इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेंगे, तो ये मोनोडेंटेट हो गए। ऐसे ही हमारे जो लिगेंड होते हैं वो बाईडेंटेट होते हैं। बाईडेंटेट का मतलब जिसके पास दो डोनेटिंग साइट होती है, जैसे ये हो गया CH2NH2 और ये हो गया CH2NH2, ठीक है। ये हमारा बाईडेंटेट लिगेंड हो गया, ठीक। अब इसमें भी वही जी, ये वाले न्यूट्रल हो गया जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ये वाले चार्ज वाले हो गए, ठीक। बाईडेंटेट में जैसे ये वाला आपका क्या कहते हैं, न्यूट्रल हो गया क्योंकि लोन पेयर है, और ये कार्बो ऑक्सिलेटो बनाऊँ, है ना, ऑक्सिलेटो, तो ये भैया आपका चार्ज वाला हो गया। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऑक्सिलेटो कहते हैं, ऑक्स से इसको दर्शाते हैं, इसको EN से दर्शाते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है। इसके अलावा इन सभी को पछाड़कर एक और लिगेंड का टाइप होता है जिसे हम एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। एम्बीडेंटेट, एम्बी का मतलब है कि है तो एक ही लिगेंड और उसके पास दो डोनर साइट होंगी। हालांकि ये भी एक ही लिगेंड है, 2 डोनर साइट है, बट उसके पास 2 डोनर साइट होंगी। एट ए टाइम वो एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है CN, साइनो ग्रुप, इस पे कार्बन पे माइनस भी होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी होता है। ये कार्बन माइनस की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और N की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। अगर ये C कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन देके मेटल से जुड़ा है तो उसको हम साइनो बोलते हैं। अगर नाइट्रोजन अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन देकर जुड़ा है मेटल से तो उसको हम आइसोसाइनो बोलेंगे, है ना, आइसोसाइनेटो,
ये साइनेटो या आइसोसाइनेटो, ये चीज़ आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। और भी एम्पीडेंटेट के एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो कुछ एग्जाम्पल आपको याद करने चाहिए। जैसे आपके पास ये है, सल्फर लगा दिया, सल्फर पे माइनस चार्ज होता है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, तो ये सल्फर की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से भी दे सकता है, बट एट ए टाइम ही एक ही तरफ से देगा। अगर मान लो सल्फर वाली साइड से जुड़ गया तो उसको हम बोलते हैं थायो ग्रुप जुड़ गया ना, और बाकी ये साइनेटो तो है ही, थायोसाइनेटो उसका नाम बन जाएगा। अगर ये नाइट्रोजन की साइड से जुड़ जाए, है ना, NCS बन जाए, NCS बन जाए, तो बस का नाम आइसो बन जाएगा। है तो सेम ही चीज़, आइसो मतलब सेम ही है, बट वो जुड़ किस साइड से रहा है ये आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 डोनेटिंग साइट होती है बट एट ए टाइम वो एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन दे के जुड़ेंगे, उनको हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे चलो, कलर बताने से पहले मैं वर्नर की थ्योरी को आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो वर्नर भाई साहब हैं हमारे, ये वर्नर भाई साहब जो हैं ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। इन्होंने क्या करा, 2 तरह के कॉम्प्लेक्स दिए, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स वो दिए जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, एक वो दिए जिनकी ऑक्सीजन स्टेट +4 है। +6 में जो कंपाउंड दिए इन्होंने कोबाल्ट के दिए। अब मैं इनकी थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, इनकी थ्योरी से आने वाले प्रश्न हमें कैसे करने हैं। देखो थ्योरी बिल्कुल अलग है, बट जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा वो अलग है, वो है जो हम जानते हैं, हम मॉडर्न आजकल डेज में पढ़ते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं उस पर ही बताऊंगा कैसे शुरुआत हुई है, फिलॉसफी के पीछे मैं नहीं जाऊंगा। उसके लिए कभी जो मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा उसमें बात करूँगा, उसमें चर्चा करूँगा। तो उन्होंने कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स और प्लेटिनम के इन्होंने कॉम्प्लेक्स दिए। अच्छा +2 है, नॉट +4, प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स दिए हैं, ठीक है। क्योंकि प्लेटिनम अगर +4 में होता है तो वो भी हेक्साडेंटेट लिगेंड जनरली उसके पास होने चाहिए, है ना, 6 वाले लिगेंड जनरली हमारे पास होने चाहिए। अच्छा, लिगेंड में मैंने एक और क्लासिफिकेशन ऐड नहीं करा, ये भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ऐसे ही हमारा पॉलीडेंटेट भी होता है ना, पॉलीडेंटेट मतलब जिसके पास बहुत सारी डोनेटिंग साइट हो, जैसे इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट। चलो बनाओ इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट, ये रहो CH2 ये हो गया हमारा इथाइलिन, इस पर लगा देता हूँ 2 अमाइन, डाई अमाइन, टेट्रा एसीटेट मतलब 4 एसीटेट ग्रुप, ये होता है हमारे एसीटेट ग्रुप, ठीक है। ये देखो CH2 C डबल बॉन्ड O-, ठीक है। ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O और ये O-, और आगे देखना CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये O-, ये हो गया इथाइलिन 2 अमाइन 4 एसीटेट, तो EDTA कहते हैं इसे, EDTA। और कुछ दिन पहले भी मैंने इसके बारे में चर्चा करी थी, ठीक है। EDTA इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट, इसके पास देखो ये भी डोनर साइट, ये भी डोनर साइट, ये भी डोनर साइट, ये भी डोनर साइट, 4 डोनर साइट तो ये हो गई। नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी हैं, दैट मीन्स ये हेक्साडेंटेट की तरह, टेट्राडेंटेट की तरह भी काम कर सकता है, इसीलिए इसको हम पॉलीडेंटेट लिगेंड कह रहे हैं, ठीक। चलो आगे आते हैं। तो वर्नर ने 2 तरह के कंपाउंड दिए, एक दिए कोबाल्ट के कंपाउंड, एक दिए प्लेटिनम के कंपाउंड, ठीक। कोबाल्ट के जो कंपाउंड दिए इस पे 6 लिगेंड होने चाहिए, है ना, कोबाल्ट के पास 6 लिगेंड होने चाहिए। CO +3 में है और इससे जुड़ेंगे 6 लिगेंड, समझ में आ रही बात। डेट मीन्स COL6 हो जाएगा और इस पर हो जाएगा +3 -3, जो भी चार्ज आए वो बात की बात है, ठीक है। +3 -3 मतलब जो भी इस पे N + चार्ज आए वो बात की बात है। ऐसी प्लेटिनम पे कितने लिगेंड जुड़े होंगे सर, प्लेटिनम जब +2 में होता है तो उस पर 4 लिगेंड जुड़े होते हैं, तो उस पर 4 लिगेंड जुड़े होंगे, ठीक है। प्लेटिनम +2 में है, जब से 4 लिगेंड जुड़ेंगे तो PT ये हो जाएगा 4L, और उस पर जो भी + चार्ज आए वो डिपेंड करता है कैसा लिगेंड उससे जुड़ा होगा, ठीक है। तो 2 तरह के इसने जो है कॉम्प्लेक्स दिए। तो सबसे पहले मैं आपसे कोबाल्ट एमाइन कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ, कोबाल्ट, ठीक है, +3 अमाइन कंपाउंड की बात करता हूँ, अमाउंट कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ। जो बात बता रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहला जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है मैं ये लेता हूँ, चलो मैं इसका नाम भी लिखता हूँ, नाम याद कर सको अच्छी बात है क्योंकि डायरेक्ट कलर भी पूछता है। इट इज लूटियो, क्या हुआ भाई, लूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड, ठीक है, लूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। अब ये लूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड क्या होता है, ये होता है COCl3.6NH3। देखो कोबाल्ट और एमाइन के कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब हालांकि इसकी थ्योरी बिल्कुल अलग है, ये पहचान नहीं पाए थे कि कंपाउंड कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर इन्होंने कुछ टेस्ट किए उससे पता चला कि भाई कॉम्प्लेक्स कैसे बना रहा है। बट मैं आपको मेन बात डायरेक्टली बता देता हूँ। होता क्या है कि जब लूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड, ठीक है, ये कैसे कलर का होता है, पहली बात तो ये येलो कलर का क्रिस्टल होता है। कैसा होता है, इट इज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, येलो क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है।
अब जब हमने इसका कंडक्टोमेट्रिक टेस्ट करा, कंडक्टोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है भैया, जब इसको आयनाइज करा तो हमने देखा CO और NH3 तो डायरेक्ट आपस में जुड़ रहे हैं। देखो इस कॉम्प्लेक्स में नहीं पता चल रहा कौन आपस में जुड़ रहा है, बट जब हमने इसका टेस्ट किया तो हमें पता चला CO NH3 डायरेक्ट आपस में जुड़ रहा है, जिसपे +3 चार्ज है, और ये जो 3 Cl हैं ये बाहर आयनाइज होके आ गए, 3 Cl- ऐसे आयनाइज होके आ गए। अब एक होता है कंडक्टोमेट्रिक टेस्ट, कंडक्टोमेट्रिक टेस्ट। ये कंडक्टोमेट्रिक टेस्ट क्या बताता है, देखो नाम से पता चल रहा है, कंडक्टिविटी बताएगा कि मेटल की या आयन की कितनी कंडक्टिविटी है। और याद कीजिए कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको चेक करना है कि कहीं से करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको दो ही चीज़ करनी है, दो ही चीज़ चेक करनी है, क्या वहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दूसरा क्या वहाँ पे फ्लो ऑफ आयन हो रहा है, फ्लो ऑफ आयन हो रहा है। तो कंडक्टिविटी, ये जो कंडक्टोमेट्रिक टेस्ट है, मैट्रिक जो ये टेस्ट है, ये यही डिटरमाइन करता है कि किसी सॉल्यूशन में कितने आयन हैं, किसी सॉल्यूशन में, हिंदी में लिख दूं, कितने आयन हैं, कितने आयन हैं, बस इसका काम यही होता है। तो जब हमने ये COCl3.6NH3 ये जो हमने कॉम्प्लेक्स लिया, इसका हमने कंडक्टोमेट्रिक टेस्ट किया। कैसे करते हैं, इस क्रिस्टल को पहले तो हम जल में घोलते हैं, किस में घोलते हैं, क्रिस्टल प्लस जल, पानी में इसको घोलते हैं। पानी में घोलते हैं तो हमें दिखता है कि CONH3 का होल 6, ठीक है, और इस पर 3+ और 3 यहाँ पे Cl- आपको बाहर मिल जाएंगे। वैसे भी देख सकते हो +3 है, +3 को स्टेबल करने के लिए -3 है। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, CONH3 का होल 6 और उसके बाहर ऐसे 3 Cl लगे होंगे। जैसे इसको हमने पानी में डाला तो इस तरीके से आयनाइज हो गया। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 3 Cl हैं और एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है सर, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है इस पर प्लस चार्ज है, तो सर इसको हम कैट आयनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कैट आयनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है सर, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिस पे प्लस चार्ज होता है उसको हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो हमने जब कंडक्टोमेट्रिक टेस्ट करा हमें पता चला एक यहाँ पे 3 है एनायन, एक है कैटायन, टोटल कितने आयन हैं सर, यहाँ पे टोटल 4 आयन हैं। तो ध्यान रखना कि जब COCl3.6NH3 का कंपाउंड है तो उस पर 4 आपके आयन मौजूद हैं। साथ में इसके 2 टेस्ट और याद रखना, एक है कंसनट्रेटेड H2SO4 टेस्ट, दूसरा है AgNO3 टेस्ट, ठीक है। AgNO3 टेस्ट में क्या पता चलता है कि यहाँ Ag को हमेशा ध्यान रखना Cl चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, Cl। तो यहाँ पे हम 3AgNO3 लेंगे तो यहाँ से 3Ag और 3Cl मिलकर एक वाइट कलर का PPT बना देंगे, 3 मोल्स ऑफ AgCl बना लेंगे, जो कि आपको वाइट कलर का PPT दिखाई देगा, ठीक है। तो ये AgCl ने भी कंफर्म कर दिया, AgNO3 ने भी कंफर्म कर दिया, जैसे ही AgNO3 डाला इसमें उसने भी कंफर्म कर दिया कि भैया 3 मॉलिक्यूल मिले हैं, किसके, AgCl के, जिससे हमें पता चला भाई ये जो Cl है ना, ये जो Cl ये डायरेक्टली इस कॉम्प्लेक्स से नहीं जुड़े हैं। डेट मीन्स ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। मैंने बताया ना सेकेंडरी वैलेंसी कौन, जो डायरेक्ट ना जुड़े, जो लिगेंड की वजह से आए, तो उसे हम सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। तो हमें पता चला Cl यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी है और NH3 से डायरेक्टली जुड़े हैं, तो NH3 इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी बोथ, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, H2SO4 में टेस्ट करते हैं तो क्या होता है, ये H2SO4 में अच्छे से सॉल्यूबल हो जाता है। क्या हो जाता है, H2SO4 में ये अच्छे से सॉल्यूबल हो जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ HCl होता है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है। इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि यहाँ 3 Cl हैं तो यहाँ 3 मोल्स ऑफ HCl मिल जाता है, जिससे हमें 100% यहाँ कंफर्म हो जाता है कि भैया यहाँ पे हमें क्या मौजूद है, यहाँ पे 3 जो Cl हैं ये इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद नहीं, कॉम्प्लेक्स से बाहर हैं। खैर, इस थ्योरी को इतना आपको समझना है, इतनी मेन बात है। क्वेश्चन यही पूछता है कि बताओ इसके कंडक्टोमेट्रिक टेस्ट में कितने आयंस आपको देखने को मिले। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको लेता हूँ। अच्छा, पहले इस कॉम्प्लेक्स का कलर देख लो, COCl3.6NH3 बताया ना, लूटियो येलो कलर का है, ठीक। इसके बाद चलो एक और मैं आपको बता दूँ, रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड। रोजियो का मतलब क्या है, जैसे ये COCl3 है ना .6NH3, ये हो जाएगा COCl3.5NH3। मैंने क्या बताया, मैंने मेन बात बताई कि सर आपको याद रखना है CO पे +3 चार्ज है और CO से 6 लिगेंड जुड़ने चाहिए, बट NH3 तो 5 ही हैं, 6 कैसे जुड़ेंगे, तो इसलिए हम छठा Cl ले लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स देखो कैसा बनेगा, CONH3 का होल 5 और ये बन जाएगा Cl। अच्छा, रोजियो है, रोज कैसे कलर का होता है, पिंक कलर का, तो ये पिंक कलर का क्रिस्टल होता है, ऐसे करके भी याद कर सकते हो, ठीक है। CONH3 का होल 5 Cl, इसको अगर मैं आयनाइज करूँ तो देखूंगा, अच्छा Cl, अच्छा इसके बाहर लगाना भूल गया, 1 मिनट देना बस, ठीक है। ये हो गया Cl। अच्छा, कितने Cl थे सर,
3 Cl थे, एक Cl तो अंदर चला गया क्योंकि 6 लिगेंड जोड़े होने चाहिए, 5 हैं तो छठा Cl अंदर चला गया और बाहर कितने Cl बचे सर, 2 ही बचे। अब इसका जब मैं कंडक्ट्रोमेट्रिक टेस्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर, इसको हम जैसे आयनाइज करेंगे हमें मिलेगा CONH3 का होल 5, ठीक है, और ये मिल जाएगा Cl, इस पे होगा सर +2 चार्ज और साथ में मिलेगा 2Cl-, ठीक है, 2Cl-। अब मैं जब इसका कंडक्टोमेट्रिक टेस्ट करूंगा तो उसमें मुझे कितने आयन मौजूद दिखाई देंगे, 2 Cl, 2 एनायन और एक कैटायन, 3 आयन वहाँ पे दिखेंगे। तो कंडक्टोमेट्रिक टेस्ट से क्या पता चलेगा सर, यहाँ पे 3 ही आयन मौजूद हैं। और जैसे ही मैं इसमें AgNO3 डालूंगा, AgNO, Ag को क्या चाहिए होता है सर, Cl चाहिए होता है, कितने Cl हैं, 2 AgNO3 जैसे ही डालूंगा तो मुझे 2 मोल्स ऑफ AgCl मिल जाएंगे, 2 मोल ही मिलेंगे PPT के, जिससे साफ पता चल रहा है कि ये जो Cl हैं ये बाहर की तरफ मौजूद है जो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जो एक Cl है ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी को और सेकेंडरी वैलेंसी को दोनों को, या मैं बोलूँ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है कुछ हद तक, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। फिर ऐसे ही मैं और आगे बढ़ूँ, अब मैं कहूँ मैं ले लूँ COCl3.4NH3, है ना। अब NH3 कितने हो गए सर, 4 हो गए, और CO+3 में है तो किस पे कितने लिगेंड होने चाहिए सर, 6 लिगेंड होने चाहिए, है कितने, 4, तो कितने Cl अब अंदर चले जाएंगे, 2, तो कॉम्प्लेक्स कैसा दिखाई देगा, CONH3 का होल 4 और ये 2 Cl भी अंदर आ जाएंगे। तो ऑब्वियस बात है 4 ये रहे, 2 Cl अंदर ये रहे, तो Cl बाहर कितना बचा सर, एक ही बचा। अब जैसे ही मैं इसको आयनाइज करूंगा तो ये बन जाएगा CONH3 का होल 4 Cl2, और सर इस पर कितना चार्ज होगा, +1, और साथ में क्या निकलेगा सर, Cl-। सिंपल है, ऐसे ही आयनाइज होगा। और सेम इस पर भी सर प्लस चार्ज है, ये भी कैटायनिक सॉल्ट होगा, है ना, कैटायनिक हमारा जो है सॉल्ट होगा, या मैं बोलूँ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, नॉट सॉल्ट, इट इज़ द कॉम्प्लेक्स। सॉल्ट ये पहले था, आयनाइज हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक। अब वही कंडक्टोमेट्रिक टेस्ट करूं तो कितने आयन का डिटेक्शन होगा सर, यहाँ पे एक Cl, एक एनायन और एक पूरा कॉम्प्लेक्स कैटायन, तो 2 ही यहाँ हमें आयंस यहाँ पे मिले, ठीक। अच्छा, अब सर इस वाले का नाम क्या होगा, इसका कलर देखो, कलर याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, इसको हम परपीरियो कोबाल्टिक क्लोराइड कहते हैं। परपीरियो मतलब पर्पल कलर ही होगा, नाम से पता चल रहा है परपीरियो, पर्पल कलर का होगा, बैंगनी कलर का होगा ये क्रिस्टल, ठीक। पानी में घोलूंगा, आयनाइज हो जाएगा, 2 मुझे यहाँ कैटायन और एनायन मिलेंगे, मतलब एक कैटायन एक एनायन मिलेगा, 2 आयंस यहाँ पे मिलेंगे, ठीक। अब आगे देखो, अगर मैं ले लूँ कॉम्प्लेक्स, अच्छा मैं यहाँ पे अगर AgNO3 डालूँ तो कितने AgCl मिलेंगे सर, एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा, किसका, AgCl का, क्यों, क्योंकि एक ही Cl बाहर जो कि सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है वो एक ही दिख रहा है, तो AgNO3 में एक AgCl मिल जाएगा और ये NO3 यहाँ के जुड़ जाएगा, बहुत सिंपल है। अब अगर मैं सर कॉम्प्लेक्स ले लूँ COCl3, अब की मैं 3NH3 ले लूँ तो सर बिल्कुल लीजिए, आपकी इच्छा, आप तो कुछ भी ले सकते हैं। तो लो, CO पे हमने देखा सर यहाँ +3 होना चाहिए, और +3 है तो सर 6 लिगेंड होने चाहिए, 6 लिगेंड है तो 3 NH3 जुड़ गए, तो बचे हुए 3 Cl भी तो अंदर ही जुड़ेंगे, ठीक है। 1 मिनट देना भाई, मिटा एक को रहा था, मिट सब गए, चलो खैर। NH3 3 है तो ऑब्वियस बात है Cl भी 3 आने चाहिए अंदर ही, क्यों, क्योंकि सर मैंने अभी बताया +3 है, +3 का मतलब 6 लिगेंड यहाँ पे होंगे, 6 लिगेंड हैं तो 3 NH3 हैं, 3 Cl हैं, टोटल 6 लिगेंड हो गए। तो जब मैं इसका कंडक्टोमेट्रिक टेस्ट करूंगा तो यहाँ मुझे कोई आयन मिलेगा सर, नो आयन, क्यों, क्योंकि ये खुद में एक कॉम्प्लेक्स है, और कैसा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो सर ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का टाइप हो गया, ठीक है। इतनी सी बात मुझे यहाँ पे समझ में आई सर, इट इज़ अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, यह एक उदासीन कॉम्प्लेक्स है। और जैसे ही मैंने इसका कंडक्टोमेट्रिक टेस्ट करा तो मुझे 0 आयन की प्राप्ति हुई। और अगर मैं बोलूँ क्या ये सॉल्यूशन, मतलब CONH3 का होल 3.3NH3, अगर मैं सर इसकी बात करूँ तो क्या यह कलर देगा, तो सर नो, इट डज़ नॉट गिव्स, कलर की बात ना करूँ, सॉरी, जनरली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगा, इलेक्ट्रिसिटी कहूँगा, नॉट कलर, ठीक है। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएगा सर, नहीं, क्योंकि यहाँ आयन ही नहीं है, फ्लो ऑफ आयन नहीं होगा, फ्लो ऑफ आयन नहीं होगा तो करंट भी यहाँ प्रोड्यूस नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर कलर याद ना रखो तो मेन जो थ्योरी पढ़ाई है ना, प्लीज़ उसको ध्यान में रख लेना कि कोबाल्ट +3 में 6 लिगेंड होने चाहिए, 6 लिगेंड पूरे कर दो, जितने बच गए Cl को बाहर रख दो, जितने Cl बाहर होंगे उतने ही आयंस बन जाएंगे, है ना, उतने ही कैटायन एनायन बन जाएंगे, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रख लेना, एक होता है हमारा डबल सॉल्ट, ये भी सब शुरुआत में दिए हुए हैं हमारी NCERTs में, डबल सॉल्ट जिसको हम मिक्स्ड सॉल्ट भी बोलते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट भी बोलते हैं। अब ये मिक्स्ड सॉल्ट या डबल सॉल्ट क्या होता है, जैसे हमारे पास पोटास एलम होता है, पोटास एलम इसे कह लो, जिसे हम फिटकरी भी कहते हैं हिंदी में, है ना। तो उसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2,
24H2O। ये एक मिक्स सॉल्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें एक K2SO4 अलग सॉल्ट है, Al2SO4 अलग सॉल्ट है, और ये हमारा 24H2O ऑब्वियस बात है क्रिस्टलाइज वाटर मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो ये अपने जनरल सॉल्ट में आयनाइज हो जाएगा। देखो 2K+ है ना, SO4 2-, 2Al 3+, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO4 2- और 24H2O। तो ऐसा सॉल्ट जो अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए उसको हम डबल सॉल्ट या मिक्स सॉल्ट कहते हैं, ठीक। और ऐसा सॉल्ट जो आयन में टूटने के बाद अपने कॉम्प्लेक्सेस में दिखाई दे उसको हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं? पहला, जैसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया, ठीक है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जैसे हमने उसका एग्जांपल भी देखा, यही ले लो, CONH3 का होल 6 और ये है Cl3। सर ये कैटायनिक क्यों है? क्योंकि जब मैं इसको आयनाइज करूं तो ये सॉल्ट है। सॉल्ट वो होता है जिसको पानी में घोला जाए तो कैटायन मतलब प्लस वाला और एनायन माइनस वाला दे दे, इसको हम सॉल्ट कहते हैं। जैसे ऊपर देख लो, इसमें भी पिछले वाले एग्जाम्पल में भी हमें दिखाई दिया डबल सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको आयनाइज करा तो ये प्लस और माइनस में ब्रेक डाउन हो गया, तो इसी को हम सॉल्ट कहते हैं, लवण कहते हैं। तो यहाँ पे CONH3 का होल 6 Cl3+ है, इस पर प्लस चार्ज आया 3+ और 3Cl- आया। अब ये कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो होंगे जो टूटने के बाद कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे, जटिल बना रहे होंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है आप साफ साफ देख पा रहे हो, है ना, इसके पास CO है, 6 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन पेयर है, मेटल पे प्लस चार्ज है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स है, मेटल का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मेटल का जटिल है। अब इस कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज है तो उसको हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, ठीक। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसपे माइनस चार्ज आ जाए उसको हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। सर एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोल देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल K4Fe, ठीक है, CN6, ये एग्जांपल ले लो। इसे मैं ब्रेक डाउन करूँ तो आपको पता है टूटेगा 4K+ और साथ में ये ब्रेक डाउन होगा FeCN6 और इस पे सर आएगा 4- चार्ज। बहुत सिंपल सी बात है। सर ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसपे माइनस चार्ज है, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया? ये सर एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। और न्यूट्रल वाला तो सर अभी आपने एग्जांपल दिया ही था, उदासीन वाला, जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होगा, ये रहा न्यूट्रल, है ना। तो हमें ध्यान रखना है, हमारे 2 तरह के सॉल्ट होते हैं, ये भी आप यहाँ से ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। आगे है अपॉन एडिंग, तो देखो ये क्वेश्चन भी जल्दी से देखते हैं। PtCl2, ये है NH3 का होल 4, ये हमें दिया है, ठीक है, और ये हो गया Cl2। कह रहा है अगर इसको ऐड कर दिया जाए AgNO3 के सॉल्यूशन में, ठीक है, कह रहा है द परसेंटेज ऑफ टोटल क्लोराइड आयन प्रिसिपिटेट, कितने यहाँ पे क्लोरीन आयन प्रिसिपिटेट होंगे? टोटल 4 है, 4 में से कितने का PPT बनेगा? तो सर अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, जो ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये कोऑर्डिनेशन पेयर से जो बाहर वाला है, देखो अंदर वाले को तो हम तोड़ ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी के साथ जुड़ गया, है ना, इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया, जटिल बना लिया, इसको तोड़ना तो आसान है ही नहीं। टूटेगा कौन? जो इस कॉम्प्लेक्स से बाहर है ना, जो इस कॉम्प्लेक्स से बाहर है वो टूटेगा। तो ये 2Ag 2Cl के साथ चला जाएगा और 2 मोल्स ऑफ AgCl मिल जाएगा, है ना। कितना यहाँ में PPT मिला, अवक्षेप मिला सर 2 का मिला, और बाकी ये कॉम्प्लेक्स आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, PtCl2 NH3 का होल 4, और इसके बाहर कौन आके जुड़ जाएगा? NO3 ग्रुप आके जुड़ जाएगा, NO3 का ट्वाइस। अच्छा मुझे कोई इसका IUPAC नाम बताए तो, IUPAC नेमिंग आपके सिलेबस में है भी, तो सर IUPAC बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे सबसे पहले IUPAC निकालने के लिए मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं। X प्लस Cl कितने हैं? 2 हैं, 2 Cl पे कितना -1 चार्ज होता है, प्लस NH3 सर न्यूट्रल होता है, आपने पढ़ाया, प्लस क्या है NO3 पे सर -1 चार्ज होता है, 2 NO3 है, 2 × -1 हो गया सर, और चार्ज इस पर कुछ नहीं है, 0 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा? ये -2 और ये -2, मतलब -4 इक्वल टू के इधर भेजोगे, +4 आ जाएगा। अब इसका नेम बताओ। सर नेम जब भी बताते हैं सबसे पहले लेफ्ट टू राइट ही इसका नेमिंग चलता है। तो हमने देखा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर पहली बात ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक है, तो सर अगर NO3 को तोड़ूंगा तो PT पे आएगा +2 चार्ज, है ना, +2 चार्ज आएगा, डेट मीन्स ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये हमें ध्यान में रखना होता है नेमिंग करते वक्त। अब नेमिंग जब करते हैं तो लेफ्ट टू राइट नेमिंग चलते हैं, और लेफ्ट के अंदर का मतलब ये है कि पहले कॉम्प्लेक्स की जब भी नेमिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग करी जाती है, ठीक है। तो करते हैं लिगेंड की नेमिंग। सर लिगेंड में यहाँ NH3 मतलब एमाइन है और ये क्लोरो है, तो A पहले आता है, इसलिए हम इसका नेम करेंगे टेट्रा, ठीक है, एमाइन हो जाएगा। सर आप कहोगे T पहले आ गया, बेटा ये आप जो ये पढ़ते हो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, तो इनको कभी भी नेमिंग में कंसिडर नहीं किया जाता है। नेमिंग में जो उसका एक्चुअल नाम है उसी को देखते हैं। 4 है इसलिए बस वो टेट्रा लगाया, फिर हो गया टेट्रा अमाइन डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, टेट्रा अमाइन डाई क्लोरो प्लेटिनम, PLATINUM प्लेटिनम। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो निकाली सर ये 4 आई, और इसके लास्ट में क्या है? NO3 को नाइट्रेट कहते हैं। काफ़ी लोग इसे डाई नाइट्रेट भी लिखते हैं, कोई समस्या नहीं है, 2 नाइट्रेट हैं तो डाई नाइट्रेट लिख लो, कोई समस्या नहीं, बट सिंपली हम नेमिंग ऐसे ही लिखते हैं।
ठीक है, तो नेमिंग भी इसका लिख के बता दिया। अब क्वेश्चन हमसे जो बोल रहा है परसेंटेज ऑफ टोटल क्लोराइड आयन प्रिसिपिटेटेड वुड बी, तो टोटल कितने Cl थे सर? टोटल आपने देखा इस कॉम्प्लेक्स पे 2 Cl ए रहे, 2 Cl ए रहे 4 थे। पीटी कितने का बना सर? 2 का ही बना, जो बाहर मौजूद थे 2 का ही बना। और भैया परसेंटेज निकालते हैं तो गुणा में 100 करते हैं। ध्यान रखना परसेंटेज जब भी निकाला जाता है, पढ़ाया भी है परसेंटेज इस एग्जाम के लिए, चाहे आपका लैब असिस्टेंट है, चाहे एनवायरमेंटल सुपरवाइजर है, या जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है, या जो आपका मैथमेटिक्स बोलूँ कौन सा वाला जिसमें हम एप्लीकेशन पार्ट ये पढ़ रहे हैं, जिसमें हम परसेंटेज वगैरह पढ़ते हैं। ठीक, तो उस परसेंटेज में ऑब्वियस बात है आपको निकालना बताया था, बट्टे में हमसे टोटल आता है, टोटल कितने Cl हैं? 4 हैं। कितने का हुआ? 2 का हुआ। ठीक है, बाकी निकाल लीजिए कितना आएगा, 4/2 मतलब 1/2 और 1/2 गुणा में 100 मतलब 50% ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमा दिया, हमें लगा बहुत हार्ड क्वेश्चन है नहीं, ध्यान रखना। आगे देखो कंडक्टिविटी मीजरमेंट, अरे भैया इसका निकालो कंडक्टिविटी मीजरमेंट। इसको क्या करना होता है? आयनाइज करना होता है। ये सी छोटा हुआ है, ठीक है, बुक से लिया है। देखो जो टाइपर होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसी कर ही देते हैं, है ना। ऑब्वियस है, वो किस फील्ड से होगा क्या पता, तो उसको क्या पता सी ओ बड़ा ओ छोटा है, क्या इसका महत्व है ना। तो सी ओ कोबाल्ट है, ब्रेक करूंगा साफ साफ पता है भैया, बाहर 2 Cl दिख रहे हैं, मतलब ये 2 Cl माइनस में टूट जाएगा, और इस कॉम्प्लेक्स पे 2 Cl माइनस, इस पे +2 का चार्ज आ जाएगा, है ना। अब इसके कितने आयन दिख रहे हैं? एक आयन ये दिख रहा है, 2 आयन ये दिख रहे हैं, नेट आयन कितने मिले? 3 मिले। कह रहा है यही कंडक्टिविटी मेजरमेंट में अगर आप इस कॉम्प्लेक्स का करोगे कितने आयन दिखाई देंगे? 3 आयन दिखाई देंगे, सिंपल सी बात। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज हाईएस्ट मोलर कंडक्टेंस, किसका मोलर कंडक्टेंस सबसे अधिक होगा? हमें पता है भैया जब 6 NH3 CO को चाहिए होते हैं NH3, है ना, जब 6 के 6 NH3 इस पे हैं, है ना, तो +3 है, तो बाहर कितने Cl दिखाई देंगे? 3 Cl दिखाई देंगे। कितने आयन दिखाई दे रहे हैं? 1 और 3, सर इस पे 4 दिखाई दे रहे हैं। इस पे कितने दिखाई देंगे? 3। इस पे कितने दिखाई देंगे? 2। और इस पे कितना दिखाई देगा? 0, है ना। अब ये कहोगे एक तो दिखेगा ही नहीं, या तो 0 होगा या 2 होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर इनका ऑर्डर पूछा जाए, ऑर्डर भी लिख सकते हो, हाईएस्ट पूछा है तो हाईएस्ट हमारा ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। द कलर ऑफ TiH2 का होल 6 3+ इज पर्पल ड्यू टू, कह रहा है साफ साफ पर्पल कलर होता है इसका, बट क्यों होता है, रीजन पूछ रहा है। तो TiH2O का होल 6, सबसे पहले जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो सबसे मेन चीज ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो, X+। वाटर कैसा होता है सर? न्यूट्रल। ओवरऑल चार्ज कितना है? +3, तो X बराबर कितना आ गया सर? ये तो +3 आ गया, बहुत सिंपल सी बात है। अब टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 22। विन्यास कितना आता है सर? Ar3D2 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ सर? यहाँ से मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, तो ये Ti बन जाएगा +3, है ना। यहाँ से मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, ठीक, माइनस लिख लेना उसको, बल्कि -3 इलेक्ट्रॉन, तो +3 में ये बन जाएगा, और ये हो जाएगा Ar3D1 4s0, क्योंकि 4s से 2 इलेक्ट्रॉन, 3D से 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए। 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान में रखना। जो इलेक्ट्रॉन कलर आपको मिलता है, पहली बात, कलर का मेन रीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होता है, ये चीज ध्यान में रख लेना। आपको कोई भी कलर दिखाई दे रहा, खुद का कलर दिखाई दे रहा, शर्ट का कलर दिखाई दे रहा, दीवार कलर दिखाई दे रहा, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे का रीजन इलेक्ट्रॉन है। और ये मैंने आपसे ऑलरेडी चर्चा करी थी जब आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है क्लास 11th वाले में, ठीक है। तो ध्यान रखना होता क्या है, जब ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं तो उनका ब्रेकडाउन होता है, जिसको हम स्प्लिटिंग कहते हैं, 2 पार्ट में होता है, T2Z और EZ में, ठीक। और आप सभी को पता है जैसी लाइट पड़ेगी ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में जाएगा, वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, जिसमें हम कहेंगे ये नीचे वाला डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में गया, जिसको हम डी ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है ना, डी ट्रांजिशन कहते हैं। और ध्यान रखना अगर डी में इलेक्ट्रॉन है तो वो डी ट्रांजिशन करने की सपना रखता है, संभावना रखता है, और जहाँ भी डी ट्रांजिशन होगा वहाँ आपको कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो टाइटेनियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो वैसे भी देख सकते हो भाई PD PP ये कुछ भी नहीं है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ट्रांजिशन करेगा। क्या होता है वो भी रीजन मैंने आपको दे दिया, इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट से हाई स्टेट में जाना, जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आना तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। जिस रीजन की एनर्जी वो रिलीज करेगा उसी रीजन का कलर आपको दिखाई देगा, जैसे पर्पल कलर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सरल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द पोटेशियम परमैग्नेट द डार्क कलर अराइजेस बिकॉज ऑफ, देखो भाई यहाँ डी ट्रांजिशन ऑप्शन में है, बट ये सही आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो KMnO4, पहले ये तो चेक करो कि डी में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। ध्यान रखना अगर डी में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक, तो बेटा वो कलरलेस होगा। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो कैसे ट्रांजिस्ट करेगा। और डी में जब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब भी वो कलरलेस होगा, ये ध्यान में रखना। जैसे जिंक
जिंक Zn2+, क्या कहा आपसे मरकरी, आपसे क्या कहा कैडमियम 2+, इनके जो सॉल्ट होते हैं ये कलरलेस होते हैं। कलरलेस कब, जब पानी में घोल दिया जाए, और जब इनके क्रिस्टल दिखाई देंगे तो वाइट होते हैं। ऐसे भी पूछ सकता है, क्यों, वाई, तो आप कहोगे सर इनके डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा जी समझना बात को कि इसका ये हो गया Eg, ये हो गया T2Z, 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। अब यहाँ डी इलेक्ट्रॉन तो है, ट्रांजिशन तो हो सकता है, पर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो ऊपर तो ऑलरेडी जगह घिरी हुई है, ऊपर ये जा ही नहीं पाएगा, तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए D0 D10 कलरलेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा D5 वीक फील्ड लिगेंड से जो जुड़े होंगे, जिनकी हाई स्पिन होगी, वो भी कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, कलरलेस कौन कौन, D0 D5 D10। D5 कौन सा वाला, वीक फील्ड लिगेंड हाई स्पिन वाला। क्लियर। अब K1O4 देखो, मेटल है, +1 चार्ज, Mn का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है तो X मान लो, ऑक्सीजन 4 हैं, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, और ओवरऑल चार्ज कितना होगा सर, 0 होगा, तो X बराबर कितना आ जाएगा सर, X बराबर सर +7 आ जाएगा, निकाल के देखना। अब मैंगनीज है सर, मैंगनीज Mn की बात कर रहे हो, पोटेशियम पर मैग्नेट, मैंगनेट में Mn होता है मैंगनीज, इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन AR सर 3d5 4s2 होता है। ठीक है, 7 के 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब Mn जब +7 में गया तो ये बन जाएगा सर AR 3d0 एंड 4s0, तो इसके तो डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बट ये बोल रहा है कि ये डार्क कलर का होता है ना, याद करो, डार्क पर्पल कलर का, पिंक डार्क या पर्पल कलर इसको कह लो, ऐसे कलर का आपको दिखाई देता है पोटेशियम पर मैग्नेट, अगर आपने देखा हो, और जनरली हम साइंस से पढ़े हैं तो पोटेशियम पर मैग्नेट का जो हम टाइट्रेशन करते हैं क्लास 12th में, तो उससे भी हमें कलर याद होता है, पिंक कलर वाला है ना ऐसा कुछ, तो वो चीज़ भी ध्यान में रखना। कह रहा है डार्क कलर होता है, क्या रीज़न है, डी में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इस कंडीशन में क्या करता है, ऑक्सीजन 2- अपने इलेक्ट्रॉन इस मेटल को ट्रांसफर करता है, और ऑक्सीजन क्या है सर, लिगेंड है, ये क्या है, मेटल है, यहाँ पे लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, जिसको हम कहते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पे चार्ज पोलराइजेशन होगा नहीं, DD होगा नहीं, बहुत पोलराइजेशन DD नहीं, तो क्या बनेगा, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन बनेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और ये NCERT में भी मेंशन है। तो कलर जब आपको मिल रहे हैं तो उसके कुछ सिंपल से रीज़न है। पहला है DD ट्रांजिशन, ठीक है, DD ट्रांजिशन के लिए चेक करना कि डी में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है तो कलरलेस, है तो दिखाई देगा। फिर दूसरा क्या देखोगे लिगेंड क्या मेटल को चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, LMCT जिसे कहते हैं। फिर या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेटल लिगेंड को चार्ज ट्रांसफर कर दे, क्लियर। और फिर कई बार ऐसे कंडीशन होती है जहाँ पे लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है, क्लियर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, अदरवाइज इससे आ जाएगा लिगेंड मेटल को चार्ज ट्रांसफर करता है। और ध्यान रखना उसमें ऐसा ही होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, फिर भी कहेगा कलर दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन आएगी मेटल पे इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी वो कलर दे रहा है, तो डेट मीन्स लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ आपको कलर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन कहूँगा, बट हाँ कोई लिमिट नहीं दी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा है तो भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो पोटेशियम परमैंगनेट भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आगे, इन द कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो भैया क्या होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ध्यान में रख लेना। ध्यान में रखना ऐसे कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब जिससे 4 लिगेंड जुड़े हैं। कितने लिगेंड जुड़े हैं सर, 4 लिगेंड जुड़े हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था कि मेटल से डायरेक्ट कितने लिगेंड जुड़े हैं, डायरेक्ट जो जुड़े हैं, ठीक है। अगर उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 लिगेंड जुड़े हैं, तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो उसका जो हाइब्रिडेशन है वो sd3 आ जाए, ठीक है, या फिर उसका जो संकरण है sp2d आ जाए, या फिर dsp2 आ जाए। अगर sd3 आती है तो सर वो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय होता है, और sp2d या dsp2 आती है तो सर वो स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर होता है, वर्ग सतह होता है, जो भी आपसे कहो, ठीक है, इट इज स्क्वायर प्लेनर, ठीक। अब जब टेट्राहेड्रल जो मॉलिक्यूल होते हैं, ध्यान में रखना 2 तरह के आइसोमेरिज्म में पहले ही बता चुका हूं, जिसको हम कहते हैं आपका स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसको हम सिस ट्रांस आइसोमर भी कहते हैं, और ये कौन दर्शाते हैं, ध्यान रखना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस ट्रांस आइसोमर्स दर्शाते हैं। और जबकि आपके टेट्राहेड्रल वाले जो होते हैं, मतलब sd3 वाले होते हैं, ये आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स दर्शाते हैं, ऑप्टिकल
आइसोमर्स को यह दर्शाते हैं, और ये आइसोमेरिज्म में मैंने ऑलरेडी कई बार पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स को दर्शाते हैं जिसको हम DL फॉर्म भी कहते हैं या DL आइसोमर भी कहते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना ये ऑप्टिकल आइसोमर तभी दिख सकता है जब मेटल से चारों लिगेंड अलग होते हैं, ABCD, है ना, जब ये दिखाई दे सकता है। और सिस ट्रांस वाले कब दिखाई देंगे, जब 2 लिगेंड सेम और 2 लिगेंड डिफरेंट होंगे, L2 X2 ऐसे करके कर दूँ, ठीक है। और भी बहुत कंडीशन होती है बट इन जनरल इतना याद कर सकते हो। सिस ट्रांस मैंने आपको ऑर्गेनिक में ही पढ़ा है, यहाँ भी आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक। तो अब क्वेश्चन यही बोल रहा है कि इनमें से कौन आपको कॉम्प्लेक्स, इसमें से ये कॉम्प्लेक्स क्या दिखा रहा है ना, डज नॉट शो। अच्छा, द कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इफ द सेंट्रल मेटल आयन इज। अच्छा, इसमें सेंट्रल मेटल आयन क्या होगा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ना दिखाए, है ना, ना दिखाए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब समझे, ये सिस ट्रांस आइसोमर दे। और ध्यान रखना Ni हो गया, Cu हो गया, Pt हो गया, ये सभी सिस ट्रांस आइसोमर दिखाते हैं। केवल जिंक, जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, ये हमेशा अगर इन पे 4 लिगेंड जोड़ोगे तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे सर, टेट्राहेड्रल। और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक मिनट दीजिएगा, हाँ जी, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। आज की क्लास मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड स्क्रीन पे कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को लगा कुछ गड़बड़ हो गई, चलो खैर कोई बात नहीं। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर मैं आपसे चर्चा करूं, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देंगे मतलब वो स्क्वायर प्लेनर नहीं देंगे। यही बात मैं आपसे यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि जो कंपाउंड टेट्राहेड्रल हैं वो केवल ऑप्टिकल आइसोमर देंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं देंगे। सिमिलरली जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे रहे हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं देंगे। यही बात मैं आपसे यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। तो वही चीज़ है, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, अगर इन पे 4 लिगेंड जुड़े हैं तो ये हमेशा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अगर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये शो नहीं करेंगे। क्या शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स DL फॉर्म को ये शो करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी। तो अगला क्वेश्चन, if del not represent the crystal field stabilization parameter of an octahedral field, the CFSC कितनी होगी इस कॉम्प्लेक्स की। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में CFSC देख लो भाई, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, बिल्कुल नहीं आता तो बता देता हूँ। एक D जो सेल होता है, आप सभी को पता है D के 5 ऑर्बिटल होते हैं, पढ़ाया जा चुका है, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² और DZ²। अगर आप इसको स्प्लिट करते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, फिलहाल बस मैं इसका आउटकम बता रहा हूँ, पूरा डीप में नहीं जा रहा। ये D के 3 ऑर्बिटल हो गए और हाई एनर्जी में 2 ऑर्बिटल चले जाते हैं, DX² माइनस Y² DZ²। नीचे वाली एनर्जी को हम बोलते हैं T2Z, ट्रिपली डीजनरेट। ऊपर वाले को बोलते हैं EG, डबली डीजनरेट। यहाँ पे इनका एक सेंटर होता है जिसको हम बैरी सेंटर बोलते हैं, बैरी सेंटर। इससे जो एनर्जी में राइज होता है ये होता है प्लस का 0.6 डेल नॉट का, और जो डिक्रीज होता है ये होता है माइनस का 0.4 डेल नॉट का। अब CFSC कैसे निकाली जाती है, ये निकाली जाती है माइनस का 0.6, मान लो इसमें टोटल M इलेक्ट्रॉन है तो M से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ मान लो N इलेक्ट्रॉन है तो उसमें N से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस का, अच्छा 0.6 प्लस का है ना, माइनस का क्योंकि नीचे जा रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज में साइन माइनस का, ऊपर इंक्रीज हो रहा है तो साइन प्लस का, ठीक है। माइनस का 0.4 इंटू में N, और साथ में यहाँ पे यूज़ होती है पेयरिंग एनर्जी, प्लस का पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। ये डेल नॉट लगा देना, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी प्लस पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो CFSC कैसे निकाली जाती है, गिन लो। CR में जल्दी से देखो उसकी ऑक्सीजन स्टेट, X प्लस पानी न्यूट्रल इक्वल टू ओवरऑल प्लस 3 चार्ज, तो X बराबर कितना आ गया, +3 आ गया। आपको CR अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था CR के बारे में। सर CR इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 होता है, +3 का मतलब ये बना 3d3 और 4s0। तो 3d3 की वजह से यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं लो एनर्जी में होंगे। हमने अबॉव का नियम पढ़ा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 3d3 है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में भर जाएंगे, नीचे वाली एनर्जी में भर जाएंगे। तो अब इसकी CFSC जल्दी से निकालो, तो कितना हो जाएगा 0.6, ऊपर N 0.6 में M में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, एक भी नहीं गया, 0, माइनस का 0.4, 0.4 में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इंटू में कितना कर दूंगा 3, ठीक है। और यहाँ आएगा डेल नॉट, और क्या कोई इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है, आपस में जोड़ा बना रहा है, नहीं बना रहा है, तो 0 PE है ना, पेयरिंग एनर्जी 0। तो इसकी एनर्जी निकाल लो, 6 इंटू 0 0, 4 3 12, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1.2 डेल नॉट। है क्या ऑप्शन में, हाँ जी है। अच्छा प्लस में दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में लिख लो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन बन गया। तो CFSC से क्वेश्चन आता है, रिमाइंड कराने के लिए मैंने आपको बता दिया। हालांकि मैं आपको बताता हूँ इस लेवल के एग्जाम में इससे प्रश्न नहीं पूछेगा। अगर इससे प्रश्न पूछ रहा है तो आपका PGT में होगा, या फिर लैब असिस्टेंट के लिए जो आपको दोबारा से देख रहे होंगे तो उसमें इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी जिनको आता है वो अपना रिविज़न कर सकते हैं।
हाँ CFSC, अच्छा देखो टेट्राहेड्रल की CFSC कितनी होती है, तो ये होती है 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, या फिर ऐसे लिखा है 0.45 ऑफ डेल नॉट, प्लीज़ इसको ध्यान में रखना। तो दिख गया होगा ऑप्शन कौन सा है, डेल्टा इक्वल टू 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। अच्छा एक चीज़ और, अगर ऑक्टाहेड्रल एनर्जी और स्क्वायर प्लेन एनर्जी पूछे तो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी लगभग 1.3 टाइम होती है स्क्वायर प्लेन एनर्जी के, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इनसे क्या निकला कि जो स्क्वायर प्लेन एनर्जी होती है सबसे ज़्यादा एनर्जी की होती है, देन ऑक्टाहेड्रल होती है, और सबसे कम टेट्राहेड्रल होती है। खैर ये बहुत रेयरेस्ट क्वेश्चन है, मान के चलिए बहुत एक्सट्रीम में क्वेश्चन पूछने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं कि परसेंट ब्लू का कौन सा फॉर्मूला होता है। तो पहला ही फॉर्मूला है, ध्यान रखना, जो Fe बाहर की तरफ मौजूद है इस पर +3 चार्ज होगा, और जो Fe कॉम्प्लेक्स में मौजूद है इस पर +2 चार्ज होगा। देखो उल्टा करके भी लिखा हुआ है और बहुत भी ऑप्शन में दिया है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। आगे देखते हैं। इन सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड Na2 ये कॉम्प्लेक्स दिया है, कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज +2, दिस हैज NO प्लस एज लिगेंड, बोथ आर करेक्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ, यस यहाँ पे जो NO होता है ये +1 में होता है। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो, Na कितने हैं 2, Na पे कितना चार्ज होता है +1, प्लस Fe का निकालना है ऑक्सीजन स्टेट, तो उसको X मान लिया, प्लस कितने Cn है सर 5 Cn, एक Cn पे -1 चार्ज होता है, और सर NO पे आपने भी बताया +1 चार्ज होता है। इस पर ओवरऑल चार्ज कितना हो गया सर, ओवरऑल चार्ज कुछ भी नहीं है, 0 हो गया। तो यहाँ देखो +2 और +1 +3 में से ये -5 गया, -2, और x बराबर इक्वल टू कितना जाएगा, कितना जाएगा +2। तो NO पे प्लस चार्ज भी है और Fe +2 में भी है, तो बोथ आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड एज, इसमें कह रहा है इसमें से कौन पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट है। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं, मैं सारे ही जल्दी से बता देता हूँ। एक चीज़ तो आपको समझ में आनी चाहिए, ये कॉम्प्लेक्स से पहले या तो कोई मेटल लगा हो, मेटल के बाद कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, या फिर एमोनियम लगा हो, एमोनियम, क्योंकि आप सभी को पता है एमोनियम पे भी +1 चार्ज होता है और मेटल पे भी प्लस चार्ज होता है। ऐसे केस में जो कॉम्प्लेक्स पे माइनस चार्ज होगा, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और जब कॉम्प्लेक्स में माइनस चार्ज होता है तो सर उसको हम एनायोनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं सर। ये तो जाने आपने कितनी बार बता दिया अभी क्लास में ही, ठीक, मेटल पे प्लस चार्ज होगा या अमोनियम पे प्लस चार्ज होगा, ऐसे केस में जो आपका कॉम्प्लेक्स है उस पर माइनस चार्ज होगा, जिसको हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। तो पोटेशियम एक मेटल है, ध्यान रखना, मैंने बताया था नेमिंग लेफ्ट टू राइट करते हैं, तो लेफ्ट में कौन है सबसे पहले, पोटेशियम है, तो इसका नाम मैं लिख दूंगा, ठीक है, पोटेशियम, ठीक। इसके बाद मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले लीगेंड का नेमिंग करते हैं, तो इसमें हेक्सा है, हेक्सा 6 है, 6 का मतलब हेक्सा, साइनो है, ठीक है, साइनेटो भी लिखते हैं काफ़ी लोग, कोई समस्या नहीं है, तो हेक्सा साइनो। फिर इसके बाद Fe है, Fe को आयरन कहते हैं, बट जब भी कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा जिस पे माइनस चार्ज होगा तो मेटल के लास्ट में बस 8 लगा देना, क्या लगा देना 8, क्योंकि माइनस वाले के लिए 8 लगाते हैं, जिससे हमें कंफर्म होगा कि भैया ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिस पे मेटल के ऊपर माइनस चार्ज है। कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नाम क्या बना, पोटेशियम हेक्सा साइनो, आयरन है, आयरन को फेरिक कहते हैं ना, तो फेरेट बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ हमें ऑक्सीकरण अवस्था भी निकालनी होती है, जिसको मैं ब्रैकेट में करके रोमन नंबर में लिखना होता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो उसके आगे कॉम्प्लेक्स लिख दो, आयन है तो उसके आगे आयन लिख दो, ठीक है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स ही दिखाई दे रहा है, कोई भी आयन नहीं है। अब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लो, सर ये कितना आया, ये आया +3, है ना, जल्दी से निकालता हूँ, +3 पोटेशियम है, क्योंकि एक पोटेशियम पे +1, 3 है तो +3, और फिर Fe है X, +6 Cn है, Cn पे -1 चार्ज, ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है, तो X बराबर +3 आ गया। तो जो भी ऑक्सीकरण अवस्था आएगी इसको बस रोमन नंबर में लिखिएगा। तो इसका नाम है पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड कॉम्प्लेक्स, हमें चाहिए सेकंड, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं है। आगे देखो K2FeCN6, अब सेम कहानी है सर, इसका नेम क्या बन जाएगा, इसका नेम बन जाएगा सर पोटेशियम हेक्सासाइनो सेम फेरेट, है ना, क्योंकि यहाँ भी Fe माइनस वाला कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मेटल है प्लस तो कॉम्प्लेक्स पे आएगा माइनस, माइनस वाले पे 8 आता है। अब क्या लिखूंगा, इसका ऑक्सीकरण स्टेट निकाल लो, ये -6 +2 -4 इक्वल टू कितना जाएगा +4, +4 को रोमन नंबर में लिखो, ऐसे लिख लोगे, तो ये भी वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसको देखना सेम सर, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, बस ऑक्सीजन स्टेट निकाल के देखनी है, ये सेकंड है कि नहीं, निकाल लो, 4 है, ये 6 में से 4 गया, 2 बचा, हाँ जी 2 आ गया, डेट मीन्स यही हमारा कॉम्प्लेक्स है। इस वाले को देख लो, इस पर पोटेशियम पे +1 चार्ज है, Cn पे माइनस चार्ज है, तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 वाला कॉम्प्लेक्स है तो सभी पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पर इसने बोला +2 वाला होना चाहिए, तो +2 वाला यही है हमारा, ठीक है, ध्यान में रखना, ये बहुत सिंपल सी बात है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ, देखो भैया IUPAC इंपॉर्टेंट है, साफ साफ मेंशन भी किया है,
ये तो आपके सिलेबस में मेंशन है आयुपेशी, और जिनको नहीं आता है प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको वीडियो यहाँ पे दे दूँगा। ठीक, तो जल्दी से देखो उसका नेम बताओ। देखो दूसरा केस, अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, कैसे पहचानोगे? उसके लास्ट में हैलोजन लगा होगा और आपको साफ साफ दिख रहा होगा उस पर माइनस चार्ज होगा। हैलोजन होगा जैसे Br पे माइनस होता है, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, नाइट्रेट होगा, सल्फेट होगा, है ना, जिन पे माइनस चार्ज है, तो सब पता चलेगा कि मेटल के कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज है। क्लियर? अब लेफ्ट टू राइट नेमिंग करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। तो भैया लेफ्ट में सबसे पहले है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लिगेंड का नेमिंग करते हैं। लिगेंड में हमारे पास 4 है एमाइन, तो भैया क्या नाम बन जाएगा? टेट्रा एमाइन, है ना, क्योंकि ए पहले आता है तो इसलिए टेट्रा एमाइन। फिर डाई क्लोरो, टी और डी को मत देखना, केवल ए और सी को देखना, ए फॉर एमाइन, सी फॉर क्लोरो, ए पहले आता है इसलिए टेट्रा एमाइन डाई क्लोरो, ये भी ध्यान में रखना है, आगे पीछे भी लिखा आ सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद प्लेटिनम, यहाँ प्लेटिनेट नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेटल का जो कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है तो जैसा मेटल का नाम है वैसा लिखो, माइनस है तो उसके लास्ट में बस 8 लगा दो। अगर मान लो यहाँ माइनस वाला कॉम्प्लेक्स होता तो प्लेटिनेट बन जाता। ठीक है, तो प्लेटिनम ऑक्सीजन स्टेट निकाल के देख लेना, जब भी प्लेटिनम पे 6 लिगेंड होंगे, ध्यान रखना 6 लिगेंड होंगे तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट +4 ही आएगी, निकाल के देख लेना। फिर इसके लास्ट में कौन है? ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड लिख दो। तो प्लेटिनम टेट्रामाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, देखना जरा, देखो यहाँ टेट्रामाइन डाइक्लोरो 4 ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखो, डाइक्लोरो पहले दे दिया, टेट्रामाइन बाद में दे दिया, और देखो सारे नेम ऐसे ही हैं, जो कि गलत है, सी पहले नहीं आ सकता। IUPAC जो नेमिंग है वो अल्फाबेटिकली होती है, ऑर्गेनिक में ही पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे देखो, टेट्रा एमाइन प्लेटिनम, टेट्रा प्लेटिनोट, अच्छा ये देखो, ये बड़ा ही मस्त कॉम्प्लेक्स आपको दिया है, ये नेमिंग भी बड़ी ही प्यारी दी है, इसको भी जरा जल्दी से समझ लो। टेट्रा एमाइन है, टेट्रा एमाइन प्लेटिनम है, तो देखो टेट्रा अमाइन प्लेटिनम है, क्या यहाँ है पहले टेट्रा अमाइन प्लेटिनम? नहीं है। ठीक है, यहाँ है टेट्रा अमाइन प्लेटिनम। फिर उसके बाद सेकेंड टेट्रा क्लोरोप्लेटिनेट सेकेंड, कह रहा है इसका क्या फॉर्मूला होगा? तो ये टेट्रा अमाइन है, टेट्रा क्लोरो है, ध्यान रखना एक कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 ऐसे मेटल तो आ ही नहीं सकते हैं एक ही साथ में, सबसे बड़ी समस्या यही है। ठीक है, ऐसे नहीं आ सकते हैं। फिर देखो यहाँ है अमाइन, और अच्छा यहाँ 2 एमाइन 3 क्लोरीन बांट दिए, मतलब विचित्र काम कर दिया, तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एमाइन के साथ प्लेटिनम है, फिर टेट्रा क्लोरो के साथ प्लेटिनेट है ना। तो भैया ऑप्शन नंबर मुझे एक ही दिखाई दे रहा है। आप कहोगे सर आपने अपने अनुसार बना लिया, नहीं बनाया। जरा देखो, टेट्रा एमाइन प्लेटिनम, अब ध्यान रखना NH3 यहाँ पे न्यूट्रल है, 0 चार्ज वाला, और क्लोरीन वहाँ ये है जिस पे माइनस चार्ज होगा। अब समझना, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है इसलिए पूरे कॉम्प्लेक्स पे हम माइनस चार्ज मान लेंगे, जिसकी वजह से क्लोरीन के साथ वाले प्लेटिनम पे 8 लगा दिया। समझ में आई बात? तो टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट, क्योंकि क्लोरीन है, क्लोरीन वाले कॉम्प्लेक्स को यहाँ हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं। तो नाम क्या बना? टेट्रा अमाइन प्लेटिनम एंड टेट्रा क्लोरो, एंड नहीं है मतलब टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट सेकंड है। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया भर के यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये रहा CO NH3 का होल 6 ले लो, और यहाँ ले लो CO Br का 6। अब नेम बताओ, तो आप कहोगे हेक्सा एमाइन कोबाल्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालूंगा तो ये भी सीख लो। देखो ये X है प्लस 6 × 0, जो जैसा है ना उसको वैसे लिख दो, फिर एक और X है, फिर कितना है 3 × 0 इक्वल टू कितना? इक्वल टू सर कुछ भी चार्ज नहीं 0, तो X बराबर कितना आ जाएगा? देखो ये है कितना 6 × 0, अच्छा 6 × -1 है, ब्रोमीन है ना, तो माइनस का कितना हो जाएगा? X और X, सर ये 2X हो जाएगा, और ये माइनस का 6 इक्वल टू इधर प्लस का 6, तो X बराबर कितना आ जाएगा? सर ये प्लस का 3 आ जाएगा। तो हमें समझ में आना चाहिए इस CO पे भी +3 चार्ज है और इस CO पे भी +3 चार्ज है। नेम कैसे लिखूंगा? हेक्सा एमाइन कोबाल्ट, फिर हेक्सा ब्रोमो कोबाल्टेट 8, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन पे माइनस चार्ज है, तो डेट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स पे माइनस चार्ज ही आएगा। इतनी सिंपल सी बात है सर, समझ में आ रही है बात? बहुत सिंपल सी बात है कि ब्रोमीन वाले कॉम्प्लेक्स पे माइनस आ गया, इसलिए इस वाले मेटल पे हमने 8 लगा दिया। तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट थर्ड, फिर हेक्सा ब्रोमो कोबाल्टेट थर्ड कॉम्प्लेक्स। क्लियर? आगे देखते हैं। चलो, अब ये था हमारा कोऑर्डिनेशन, जितना रिवीजन हो सकता है वो मैंने आपको करा दिया। अब आगे कुछ जल्दी से और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस कौन होती है? चक्रीय प्रोसेस, है ना। कौन सी प्रोसेस होती है? वो होती है भैया जिसमें घूम के आया तो उसकी इंटरनल एनर्जी डेल E ये 0 हो जाती है, और उसकी एंथैल्पी भी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। ऐसी कंडीशन में वर्क डन भी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो डेल E क्या है? यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा, इसकी इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, इसको हम डेल U से भी रिप्रेजेंट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल U से रिप्रेजेंट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और H क्या है? इसकी एंथैल्पी है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। आगे कह रहा है अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है
तो उसके डेल जी पी टी की वैल्यू क्या आएगी? सिंपली बोलो तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या आएगी? ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल जी आपका जीरो होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट टू बी नोटेड। और ध्यान में रखना, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आपकी जो एनर्जी ऑफ सेल होती है ना, वो भी जीरो होती है। क्यों होती है? क्योंकि सेल कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डेल जी बराबर कितना, माइनस का एन एफ ई। इक्विलिब्रियम है तो डेल जी जीरो हो गया, डेल जी जीरो हो गया तो भैया ई भी कितना हो गया, जीरो हो गया। सिंपल, क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है, तो ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रेट की क्या वैल्यू होती है, तो रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब अगर कोई रिएक्शन आगे जा रही है, ए से बी में जा रहा है, तो ए से बी में जाने का रेट उसका बराबर हो जाएगा बी से ए में आने के रेट के, दर के। रेट मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, थोड़ा थोड़ा केमिकल काइनेटिक्स में आइडिया दिया था, है ना, थोड़ा नहीं बहुत सारा आइडिया दिया था, फर्स्ट ऑर्डर तक भी हमने चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इक्विलिब्रियम सामान्य अवस्था में तो आपको ध्यान रखना है, एक तो रेट बराबर होता है और उसका डेल जी भी जीरो होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, पॉइंट टू बी नोटेड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड ट्रू फॉर द रिएक्शन। ओके, ये हमें जो रिएक्शन है ये कहाँ से हमें नजर आई, तो हमें ये इक्वेशन मिलती है डेल एच बराबर कितना, डेल यू प्लस के डेल डब्ल्यू, है ना, या पी वी कह लो, नॉट डब्ल्यू, पी वी कह लो। ठीक है, ये एंथैल्पी होती है, इंटरनल एनर्जी, या जिसको हम ई भी कह रहे हैं, यू कह लो या ई कह लो, एक ही बात है। ठीक है, प्लस पी वी, और हम जानते हैं जो पी वी होता है वो इक्वल टू एन आर टी होता है। ठीक है, तो यहाँ से डेल एच बराबर हमारा बन जाएगा डेल यू प्लस के डेल एन जी आर टी। डेल एन जी का मतलब है कि इस रिएक्शन में कितने गैसेस मॉलिक्यूल का चेंज हुआ है, तो डेल एन जी का मतलब होता है कि कितने प्रोडक्ट में गैस के मॉलिक्यूल हैं माइनस कितने रिएक्टेंट में हैं। तो प्रोडक्ट में गैस का CO2 गैस कितना है, केवल एक ही मॉलिक्यूल है तो 1 रख दो। रिएक्टेंट में कितना है, एक है CO गैस तो 1, ठीक है, और आधा है O2 तो प्लस आधा। ठीक है, तो डेल मतलब Ng का मतलब है प्रोडक्ट में कितने गैस के मॉलिक्यूल, और प्लस ऐड कर दो रिएक्टेंट में कितने गैस के मॉलिक्यूल और उनके बीच का अंतर निकालो। डेल का मतलब ये होता है चेंज, फिर एक में से एक गया, आधा बचा तो कितना आ गया, माइनस का आधा आ गया। क्लियर, अब बाकी वैल्यूज इक्वेशन में पुट कर दो, तो डेल एच बराबर कितना, डेल यू, और Ng की वैल्यू कितनी है, -1/2 ऑफ आर टी। तो देखो इक्वेशन कौन सी बन गई, चौथी बन गई। सिंपल सी बात है, आगे बढ़े, चलिए। इफ़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अच्छा 2CO, मुझे लगता है सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, वही क्या, डेल एच इक्वल टू कितना, डेल यू प्लस के कितना, डेल एन जी आर टी। तो जल्दी से मैं यहाँ डेल एन जी निकाल लेता हूँ। डेल एन जी कितना होता है, प्रोडक्ट में कितने गैस के मॉलिक्यूल और रिएक्टेंट में कितने गैस के मॉलिक्यूल, दोनों का अंतर। तो प्रोडक्ट में 2 CO हैं, 2 रख देता हूँ। रिएक्टेंट में देखना 2 CO और 1 O2, 2 - 1 है ना, प्लस करोगे बाकी माइनस का साइन है, माइनस से हो जाएगा, 2 से 2 गया, कितना आया, माइनस का 1 आया। अब बस साफ साफ बोल रहा है फॉर द रिएक्शन ये है, उसमें इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू है ये दे रखी, रख लो, माइनस का 134.8 किलो कैलोरीज। ठीक है, डेल एन जी की वैल्यू सर कितनी आई, -1 आई। आर की वैल्यू जो है कैलोरी में कितनी होती है आपकी, आर को एल की वैल्यू, आर की जो वैल्यूज़ है कांस्टेंट वैल्यूज़ है, मैंने काफ़ी बारी आपको बताई है, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और टेम्परेचर कितना दिया है, दिया होगा ये रहा 298 केल्विन। ठीक है, 298 केल्विन। ठीक है, केल्विन से केल्विन इनवर्स कटा, केल्विन कैलोरी पर मोल यहाँ है, कैलोरी पर मोल यहाँ भी है। अच्छा, किलो में है, ध्यान रखना, और ये कैलोरी में है, तो इस किलो को चाहे कैलोरी में कन्वर्ट कर लो तो आपको पता है ये बन जाएगा 134.8 किलो है, तो मतलब 10³ कैलोरी हो गया, है ना। और ये भी इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा माइनस का, और 2 × 298 कितना बन जाएगा, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, और 19, 2 2 जा 4, 596 है ना, कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये भी कैलोरी पर मोल में आ गया। 10³ है, मल्टीप्लाई कर लो, फिर दोनों को ऐड कर लेना, ये भी कैलोरी में बदल जाएगा, ये भी कैलोरी में बदल जाएगा। काफ़ी बार यही गड़बड़ करते हैं, कैलोरी में दिया होता है और ये किलो कैलोरी में दिया होता है, यही हम नहीं पहचान पाते। तो किलो कैलोरी को कैलोरी में बदल लेना, तो कितना बन जाएगा, माइनस का 134 और फिर 3 जीरो आ जाएंगे, तो ये 8 बन गया, ये 2 जीरो और आ जाएंगे, माइनस कितना 596, दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा कितना, बोलो सर, ये ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 0 और 6 हो जाएगा, और ये 9 और 0 9 हो जाएगा, और 8 और 5 सर ये 13 हो जाएगा, और 13 8 5 13, एक हासिल गया, ये हो जाएगा 5। ठीक है, 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। ठीक, ये हो गया कैलोरी पर मोल। बट हमारा ऑप्शन जो है किलो कैलोरी में, किलो है मतलब 3 के बाद फिर पॉइंट लगा दो, तो 335.396, 135 सॉरी, नॉट 335 335.396, तो 335, ये 1.3 है, अच्छा 135 में बाबा 335 की बोल रहा हूँ, ये है 13 पॉइंट, ये भी नहीं होगा, 1354 है, ये भी नहीं होगा,
1.3 ये भी नहीं होगा, तो ऑब्वियस बात है यही हो गया, है ना। 135.396 है, तो देखो 135.4 है, लगभग यही इसका आंसर बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के थे, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं इस वक्त वही लेके आया हूँ भाई, एग्जाम से एक दिन पहले क्या पढ़ाऊँ, है ना। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। आगे, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंगस्ट HCl, HBr, HI, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये हमारे पास हेलो एसिड्स हैं, मतलब हमारे पास अगर HF हो, HCl हो, HBr हो, HI हो। अब क्वेश्चन ये आया कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो पहली बात, जरा एसिड बेस का कंसेप्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखो एसिड का कंसेप्ट जो आपको पढ़ना है वो 3 पढ़ने हैं। एक पढ़ना है आर्हीनियस भैया को, ठीक है, एक पढ़ना है ब्रॉन्स्टेड लॉरी भैया को, ठीक, ब्रॉन्स्टेड लॉरी भैया को, और एक पढ़ना है लुईस भैया को। हालांकि एक लक्सफर्ड मेथड भी है, बट वो अप टू क्लास 12th आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो लुईस के मेथड को पढ़ते हैं। सबसे पहले आर्हीनियस का मेथड बहुत सिंपल है। एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं, किस में, सॉल्यूशन में। जैसे HCl है, HCl एक गैस होती है, बट जैसे इसको पानी में डालते हो तो आपको पता है H+ देता है, ठीक। ऐसे ही इनके अकॉर्डिंग, भाई साहब के अकॉर्डिंग, बेस वो होते हैं, क्षार वो होते हैं जो सॉल्यूशन में OH- देते हैं। क्या देते हैं, OH- इन सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH को पानी में डालो, ये Na+ OH- देगा, तो OH- देने वाले बेस होते हैं। ये आर्हीनियस का कंसेप्ट है। ब्रॉन्स्टेड भैया क्या कहते हैं, सेम कहानी है, H+ देने वाले सॉल्यूशन में एसिड होते हैं, बट बेस वो होते हैं जो H+ लेते हैं। जैसे OH- ये एक बेस है आर्हीनियस के अकॉर्डिंग, ये ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग भी एक बेस है। क्यों, क्योंकि OH- जाके H+ को लेगा। जो H+ देते हैं वो एसिड, जो H+ लेते हैं वो बेस है, इसके अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड भैया के अकॉर्डिंग। बट लुईस, ठीक है ना, ये ऊपर वाले एसिड है, एसिड की प्रॉपर्टी है, और नीचे वाली ये बेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब लुईस के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। अगर डेफिशिएंट हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये कौन है, ये हमारे लुईस भैया हैं। ये जैसे BCl3, सर BCl3 में क्लोरीन और बोरोन के बीच में 3 ही बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, है ना। जैसे H+, इस पर तो साफ साफ दिख रहा है प्लस है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। तो H+ देखो तीनों के अकॉर्डिंग एसिड बन रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसी CO2 के केस में कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो CO2 भी एसिड की तरह काम करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये है हमारे लुईस भैया, और इनके अकॉर्डिंग बेस या क्षार वह होते हैं, लुईस भैया के अकॉर्डिंग बेस या क्षार वह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिन पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। जैसे हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे OH- बेस है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा। NH2- है ना, ये सब बेस हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा। C2H5O- ये बेस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। जैसे अमोनिया हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि लोन पेयर है, दे सकता है, ठीक। तो ये सभी लुईस के अकॉर्डिंग क्षार होते हैं, बेस होते हैं। अब आते हैं वापस से अपने कंसेप्ट पे। कह रहा है इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा, तो अगर एसिड हैं तो उनकी क्षमता H+ देने की होगी, पर जब ये H+ देते हैं तो जो बचता है उसको हम इसका कंजुगेट बेस कहते हैं, संयोजक क्षार कहते हैं। ये बात जरा ध्यान में दीजिएगा। ऐसी HCl को ब्रेक कीजिए, H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। HBr को ब्रेक कीजिए, H+ और Br- में ब्रेक हो जाएगा। HI को ब्रेक कीजिए, H+ और I- में यह ब्रेक हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि सारे ही एसिड हैं, सभी H+ देंगे, बट हमारा कंसेप्ट ये है कि सर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। तो बस यही चेक करना होता है कि जिसका कंजुगेट बेस, संयोजक क्षार जब अधिक स्टेबल होगा वही अच्छा एसिड होगा। और याद कीजिए कंजुगेट बेस पे माइनस चार्ज आ रहा है, और माइनस चार्ज को अगर स्टेबल करना है तो 3 चीज़ पढ़ना। क्या सर, एक तो अनुनाद, दूसरा उस पर खाली d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल, तीसरा परसेंटेज s करेक्टर, या मैं बोलूँ अगर उसका संकरण sp हो तो। क्या यहाँ पे अनुनाद दिख रहा है, नहीं सर। रेजोनेंस होने के लिए माइनस चार्ज और फिर कार्बन होना चाहिए, सिंगल डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस तो नहीं है। क्या यहाँ पे खाली d ऑर्बिटल है। आयोडीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p5 होता है, और 5th सेल का d ऑर्बिटल खाली है।
ब्रोमीन का 4s2 4p5 होता है, तो 4 सेल का डी ऑर्बिटल खाली है। क्लोरीन के पास 3s2 3p5 और 3d इस पे खाली है, जबकि फ्लोरीन 2s2 2p5 और सेकंड सेल का डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, मतलब इस पे खाली डी ऑर्बिटल है ही नहीं। खाली डी ऑर्बिटल नहीं है तो माइनस चार्ज को अपने डी ऑर्बिटल में होल्ड नहीं करा सकता। जब ये माइनस चार्ज को होल्ड नहीं करा सकता तो इसका माइनस चार्ज स्टेबल नहीं है। जब इसका माइनस चार्ज स्टेबल नहीं है तो क्या ये अपने H+ को दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। स्टेबल है तो दे पाएगा, नहीं है तो कैसे देगा? इसीलिए HF ब्रेक ही नहीं होगा। जब ये ब्रेक ही नहीं होगा तो क्या ये H+ देगा? नहीं देगा। जब ये H+ ही नहीं देगा तो ये कैसे एसिड होगा? इसलिए HF तो यहाँ दिया भी नहीं है। बाकी देखते हैं HCl, HBr, HI। HI में देखो सभी के पास डी ऑर्बिटल है, बट समझना 5d का साइज सबसे बड़ा है। 5th सेल का डी ऑर्बिटल मतलब सबसे बड़े साइज का डी ऑर्बिटल। बड़े बड़े घर हैं, माइनस चार्ज आएगा, बड़े बड़े घरों में रहेगा मजे से। मतलब माइनस चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल किस पे होगा सर? 5d पे होगा। देन किस पे होगा? 4d पे। देन किस पे होगा? 3d पे। तो 5d का माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल, तो आयोडीन ज़्यादा खुश है माइनस को लेके। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े घर, आओ रहो घर पे मजे से। तो इसलिए जब खुद में स्टेबल है तो अपने H+ को आसानी से देगा, और जो H+ को आसानी से देगा वही अच्छा एसिड होगा। तो ये तो बोल रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा? वो HI होगा। ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग हैव डिक्रीजिंग ऑर्डर एसिड का बता दो भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये है ClOH, तो भैया जब से ब्रेक करूंगा तो ये ClO- और ये H+ देगा। ये H+ मतलब ये हो गया इसका एसिड पार्ट, जो बच गया उसका संयोजक क्षार कंजुगेट बेस है। क्लियर? अब आगे देखो BrOH-, तो ये टूटेगा Br और O- में, और ये देगा सर H+, है ना। आगे देखो क्या है, I है, OH- है, तो और भी सरल क्वेश्चन है। ये हो गया I, O- और ये हो गया H+। सर सभी केस में H+ दे रहे हैं, मतलब सभी एसिड हैं, बट हमें देखना कंजुगेट बेस स्टेबल है कि नहीं। इस केस में बस एक ही चीज़ लगेगी, क्या लगेगी सर? -I इफेक्ट। हमने पढ़ा था -I इफेक्ट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के, ऑर्गेनिक में पढ़ा था। तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके माइनस चार्ज को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला थोड़ा कम करेगा, आयोडीन वाला सबसे कम करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ क्लोरीन है, देन कौन है? ब्रोमीन है, और सबसे कम कौन है? आयोडीन है। तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये माइनस चार्ज को अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा स्टेबल करेगा। तो जितना ये स्टेबल करेगा माइनस चार्ज को, उतना ही जल्दी H+ देगा, उतना ही अच्छा एसिड होगा। तो ऑर्डर क्या बन गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पहला ही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? आगे बढ़े। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ का है। अब इस वाले क्वेश्चन में एक खास बात ध्यान में रखनी है, क्या कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा आएगी उसका एसिडिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा। इतनी सी बात को याद कर लेना, काम बन जाएगा। देखो यहाँ ऑक्सीजन स्टेट निकालो, क्लोरीन की 2 क्लोरीन है, X ऑक्सीजन स्टेट, 7 है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज। क्या ओवरऑल चार्ज है? नहीं है। तो 2x बराबर कितना आएगा? प्लस का 14, 7 2 14, माइनस का इक्वल टू जाएगा प्लस का हो जाएगा, x बराबर आ गया +7। इसका निकाल के देख लेना, ये आएगा +6। इसका निकाल के देख लेना, ये आएगा +5। जिनको नहीं आ रहा एक बार देख लो भैया। फॉस्फोरस कितने हैं? 4 हैं। फॉस्फोरस का निकालना x, ठीक है। सल्फर का निकालना, ऑक्सीजन का नहीं निकलेगा ऑक्सीजन स्टेट, एटम का निकलेगा जिससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ठीक। तो यहाँ पे फॉस्फोरस देखो भैया, फॉस्फोरस देखो कितना है? 4 है x। ऑक्सीजन कितने हैं? 10। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2। क्या ओवरऑल चार्ज है? हाँ जी, नहीं है, मतलब ओवरऑल चार्ज तो है ही नहीं, 0 हो गया। तो 4x बराबर कितना आ गया? -20 इक्वल टू किधर गया? +20। तो x बराबर कितना आ गया सर? +5 आ गया। क्लियर? तो ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन में एसिडिटी आपसे पूछेगा तो एसिडिटी यहाँ पे ध्यान में रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडेशन स्टेट के, ऑक्सीकरण अवस्था के। तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होगी उसकी एसिडिटी अधिक होगी। तो ऑर्डर मैंने लिख ही दिया, बता ही दिया, सिंपल सी बात है। अब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +7 होगी वे सारे एसिड होंगे। कैसे होंगे सर? एसिड होंगे। ध्यान में रखना। चलो मैं अगले पन्ने पे बता देता हूँ। जब आप ऑक्सीजन स्टेट निकालते हो ना, तो ऑक्सीजन स्टेट अगर +7 से +4 की रेंज के बीच में आ रहा है तो कह देना सर ये एसिडिक होंगे। कैसे होंगे सर? एसिडिक होंगे। अगर +3 +2 आ रहा है तो आप कह देना सर ये एम्पोटेरिक होंगे। अरे एम्पोटेरिक कौन होते हैं? एम्फो मतलब जो दोनों काम करेंगे, एसिड की तरह भी काम करेंगे, बेस की तरह भी काम करेंगे। और अगर ऑक्सीकरण अवस्था +1 और 0 आ रही है तो सर वो बेसिक होंगे। कैसे होंगे? बेसिक क्षारीय होंगे, या माइनस में आ रही हो, नेगेटिव में आ रही हो, तो वो सारे बेस होंगे। क्लियर है? जैसे +3 का एग्जाम्पल ले लो, ये ले लो, चलो Al2O3 जिसको हम एल्यूमिनिया भी कहते हैं, या एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन स्टेट निकालो। Al हैं कितने? 2, ऑक्सीजन कितने हैं? 3, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज 0 है। तो x बराबर निकाल लेना, 3 दूनी 6, 2 से डिवाइड कर लेना, प्लस का 3 आ जाएगा। प्लस का 3 आ रहा है तो प्लस के 3 वाले कैसे होते हैं? एम्पोटेरिक। और आपने पढ़ा भी है सर Al2O3 एम्पोटेरिक ऑक्साइड होता है, इट इज एन एम्पोटेरिक ऑक्साइड। ऐसी ZnO है ना, जिंक ऑक्साइड, ये भी एक एम्पोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी, एग्जाम में हेल्प करती हैं।
ठीक। तो मैं आपको बस आउटकम दिए जा रहा हूँ, ये निचोड़ दिए जा रहा हूँ। और बच्चों, ये निचोड़ पाने के लिए एक दिन का काम नहीं है, या मेरे पास ऐसे कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है कि मैंने एक ही बार में सीखा। ये मेरी मेहनत है जो मैं आपको दे रहा हूँ, परोस रहा हूँ, ताकि आपकी हेल्प करे। और उसके बाद भी 4-4 5-5 डिसलाइक्स हैं, और मुझे समझ में आ गया, मैंने कुछ कमेंट्स देखे, हालांकि वो डिलीट कर दिए गए हैं किसी व्यक्ति के द्वारा। और वो अच्छा हुआ कि जो कमेंट आप करते हो वो मेरे मेल पे भी आ जाते हैं। तो मैंने मेल पे देखा, तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें एनालाइज़ करी। हालांकि मैं इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा पढ़ नहीं रहा था, बट मैंने ये देखा कि भैया 4-4 5-5 डिसलाइक आने का क्या मतलब है, और डेली आ रहे हैं। देखो, एक दिन आता तो मैं समझता भाई किसी को एक वीडियो समझ में नहीं आ रहा, बार बार कर रहा है, डेट मीन्स उसको मतलब नहीं है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। वो इंटेंशनली इस काम को कर रहा है, उसका काम यही है, उसका मोटिवेशन है कि मुझे डीमोटिवेट करे। पर उसे नहीं पता कि पढ़ाना ना पढ़ाना ये मेरी मर्जी है। जब तक मुझे अच्छा लगेगा मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, नहीं अच्छा लगेगा बंद कर दूंगा, सिंपल सी बात है। पर हाँ, मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का नुकसान हो, तो जब कोई चीज़ शुरू करिए तो एटलीस्ट उससे तो मैं एंड करूँगा ही, ठीक है। हालांकि देखो, इस बैच में भी मैंने आपका बहुत साथ दिया है, क्लास 17 क्लास कराई है यूट्यूब पे आपको, ठीक। और देख लेना, कल के एग्ज़ाम आपको ये बहुत हेल्प करेंगी, बहुत मज़े दिलाएंगी, पेपर में मज़ा आएगा, है ना। और अगर लप्पू से क्वेश्चन आ गए फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। बाकी सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं तो आपके वो बन रहे होंगे, ये ध्यान में रखना, ठीक। आगे आ जाओ। ये सारे ही OH 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 का मतलब सर ये बेस हैं, क्या हैं, बेस हैं, बेस हैं, क्षार हैं, क्षार हैं। तो ये सॉल्यूशन में जाएंगे, OH माइनस देंगे, है ना, OH माइनस देंगे। OH माइनस जो देता है वो बेस होते हैं, और यही बोला है मेटल हाइड्रोक्साइड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ये जो पूछा है मतलब सब में से कौन एक होगा। आगे देखो, मैग्नीशियम है, उससे ऊपर बेरिलियम भी है ना। मैं इनको साइज के ऑर्डर में भी लगा के बताता हूँ, Be2+ और 2OS-। अब जिनने रिवीजन करा है वो तो मेरी बात को बड़े प्यार से समझेगा, वो कहेगा सर मज़ा सा आ गया, मज़ा सा आ गया पढ़ के, क्योंकि मैंने कल आपकी क्लास पूरी ली थी, और गलती से आज की क्लास इसलिए ले ली कि क्या पता आज ऐसा क्या पढ़ा दो, ब्रह्मास्त्र कौन सा छोड़ दिया जो मेरी हेल्प कर दे, है ना। तो इसलिए मैं आज की क्लास ही देख रहा हूँ। जो आज की क्लास देख रहा है भैया, कल की क्लास देख के आया होगा ना, कहेगा सर ब्रह्मास्त्र अब चलाने में मज़ा आ रहा है। कैसे आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ये सभी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो आपको पता है सर साइज बढ़ रहा है। आ जाओ कुछ कंसेप्ट पे। सर आपने पढ़ाया था पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक रेडियस के स्क्वायर के, है ना, आयनिक रेडियस के स्क्वायर के। सर आप कह रहे हो ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है, दैट मीन्स आयनिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। अगर ऊपर से नीचे आयनिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजिंग पावर घट रही है, और पोलराइजिंग पावर घट रही है तो कोवलेंट करैक्टर भी घटता है, कोवलेंट करैक्टर भी घटता है। क्यों, क्योंकि सर ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो, बेरियम का साइज सबसे बड़ा है, उसका आयनिक रेडियस सबसे बड़ा है, उसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, और आपने पढ़ाया था पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक रेडियस के स्क्वायर के। आयनिक रेडियस स्क्वायर बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर घटेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, V समान अनुपाती है। पोलराइजिंग पावर अगर घटती है तो कोवलेंट करैक्टर भी घटता है, क्योंकि पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवलेंट करैक्टर के, ठीक है। और जिसका कोवलेंट करैक्टर कम होता है उसका आयनिक करैक्टर ज़्यादा होता है, ये भी आपने पढ़ाया था। तो उसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा तो आयनिक करैक्टर कम। और सिंपल मैंने फंडा बताया था, अगर ये भी नहीं समझ में आया तो आपको ध्यान में रखना, ऊपर से नीचे की ओर आयनिक रेडियस बढ़ रहा है, आयनिक रेडियस बढ़ेगा तो आयनिक चार्ज बढ़ेगा, सिंपल सी बात। अगर आयनिक रेडियस बढ़ रहा है, आयनिक चार्ज बढ़ रहा है, तो जल्दी से आयन में टूटेगा। आयनिक चार्ज का मतलब तुरंत से ही आयन बना देगा, और जो जितनी जल्दी OH माइनस देगा वो उतना अच्छा बेस होगा। तो इसीलिए BaOH का होल ट्वाइस अच्छा बेस होगा। फिर समझ लो, Be का साइज छोटा है, Be का साइज आयनिक रेडियस कम है। आयनिक रेडियस जितनी कम होगी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसका कोवलेंट नेचर होगा। मतलब वो आयनिक नहीं होगा, कोवलेंट होगा, मतलब ये आयन में टूटने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो BeOH का होल ट्वाइस आसानी से OH माइनस नहीं देगा, और जब आसानी से OH माइनस नहीं देगा तो हमसे अच्छा बेस क्यों कहेंगे। ऐसी BaOH का होल ट्वाइस ये अच्छा आयन देगा, जल्दी से OH माइनस देगा, जो जितनी जल्दी OH माइनस देगा वो उतना अच्छा बेस होगा। सिंपल सा रीज़न है, इसके पीछे का रीज़न याद कीजिए, फजान्स रूल पोलराइजिंग पावर ही है, ठीक। बट सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया, मोस्ट बेसिक सिंपल वही क्वेश्चन। ये LiOH ब्रेक कर लो, Li प्लस OH माइनस, फिर Na प्लस OH माइनस, है ना, फिर K प्लस OH माइनस, फिर Rb प्लस OH माइनस। वही सर ऊपर से नीचे की ओर आऊँगा, सर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने का मतलब आयनिक रेडियस बढ़ेगा। कुछ नहीं समझ में आया, इतना तो समझ में आया होगा कि परमाणु त्रिज्या अगर बढ़ती है तो आयनिक करैक्टर बढ़ेगा। अगर आयनिक करैक्टर बढ़ रहा है डेट मीन्स ये जल्दी से आयन में टूटेगा। कौन सबसे जल्दी आयन में टूटेगा, Rb टूट जाएगा। जितनी जल्दी ये OH माइनस देगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ये बेस होगा, सिंपल आंसर, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ NaOH दे दिया, है ना, MgOH का होल ट्वाइस दे दिया, AlOH का होल थ्राइस दे दिया। बताओ सबसे अच्छा बेस कौन होगा, सर Na होगा, Na होगा। क्यों, क्योंकि इस पे +1 चार्ज, इस पे +2 चार्ज और इस पे +3 चार्ज।
सर हमने पढ़ा था जो पोलराइजिंग पावर होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक चार्ज के। सर एल्युमिनियम पे आयनिक चार्ज सबसे ज़्यादा, तो एल्युमिनियम की पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है उतना ही कोवलेंट करेक्टर होता है। तो डैट मीन्स एल्युमिनियम तो कोवलेंट बॉन्ड बना के रखेगा, आयन में टूटेगा ही नहीं। कौन टूटेगा जल्दी से? एन ने। क्यों? क्योंकि सर इसका आयनिक चार्ज कम, पोलराइजिंग पावर कम, पोलराइजिंग पावर कम, कोवलेंट करेक्टर कम, कोवलेंट करेक्टर अगर कम है तो आयनिक करेक्टर ज़्यादा है, इसलिए जल्दी से आयन में टूटेगा, इसलिए जल्दी से OH माइनस को देगा, अच्छा बेस होगा। आगे बढ़ते हैं। एमपी प्रोलिक या जिसको हम एमपी प्रोटिक भी कहते हैं, एमपी प्रोटिक भी कहते हैं। ये एमपी प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? ये ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो H+ मतलब ये एसिड की तरह भी काम करेंगे। एमपी वर्ड जहाँ आ गया ना, मतलब वो दो काम कर रहा है, ये एसिड की तरह काम भी करेगा और ये OH माइनस देगा, बेस की तरह भी काम करेगा। अब बता दो, साफ साफ बता दिया, जिसको डेफिनेशन बताओगे आंसर दे देगा। H2SO4 में OH माइनस हो सकता है? नहीं। HCl में हो सकता है? नहीं। यहाँ हो सकता है? नहीं। केवल H2O है। H2O ही ऐसा है जो H+ देगा और OH माइनस देगा, है ना? ये तो हमने पढ़ा ही है। आगे देखते हैं। What will be the pH of the aqueous solution? अरे भैया pH का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल, याद कर लो, log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+, और ये कंसंट्रेशन ब्रैकेट का मतलब ही सर कंसंट्रेशन होता है, सांद्रता होती है, और जिसका मतलब मोलैरिटी भी होता है। मोलैरिटी को हम M से दर्शाते हैं। मतलब ये क्या दे दी? कंसंट्रेशन दे दी, तो pH बराबर माइनस का log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितनी दे दी सर? 1 गुणा में 10⁻⁻8 मोलर दे दी, ये कंसंट्रेशन दे दी, ठीक है। अब बाकी कंसंट्रेशन ये भी, कंसंट्रेशन ये भी, M से M कट जाएगा, बाकी कितना बचा? 1 को लिखने की जरूरत नहीं, 10⁻⁻8 लिखो, तो कितना बन जाएगा? log base 10 10⁻⁻8। आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी क्या? log अगर m की पावर n है तो n पावर आगे आती है, log m बन जाता है, तो वही चीज़ लगा लो, 10⁻⁻8 है, -8 आगे आ गया, और ये कितना हो जाएगा? log base 10 10 हो जाएगा। log base 10 10 सर 1 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, तो pH कितना है सर? प्लस का 8 आ गया, सिंपल है, आगे बढ़ो। इन ए बफर सॉल्यूशन, देखो बफर सॉल्यूशन जब भी लिखा आए, अब मैं स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि भैया आज थोड़ा सा मुझे काम भी ज़्यादा है और मुझे अभी कहीं जाना भी है, और आके आपको एक बात भी बतानी है कि किस तरीके से पेपर हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। थोड़ा स्पीड में बढ़ रहा हूँ बट समझिएगा। जब भी बफर सॉल्यूशन आ जाए और बफर सॉल्यूशन में सॉल्ट की बात करें तो ध्यान रखना, बफर सॉल्यूशन के लिए एक इक्वेशन लगती है जिसको हम हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं। हेंडरसन इक्वेशन सर कैसे पता चला? बेटा आप भी पढ़ते आपको भी पता चलता है ना, यही रीज़न है, आप पढ़ते आपको भी पता चलता कि बफर सॉल्यूशन जहाँ भी लिखा होता है दिमाग में सबसे पहले हेंडरसन इक्वेशन आनी चाहिए, जो कि बफर सॉल्यूशन के लिए स्पेशली बनाई गई है, जिसमें हम pH अगर निकालें, क्योंकि इसमें pH की ही बात कर रहा है, यानी बफर सॉल्यूशन कंटेन इक्वल कंसंट्रेशन, बराबर कंसंट्रेशन है एसिड की और उसके साल्ट की, तो कह रहा है द बफर सॉल्यूशन विल बी का मतलब इसका pH ही पूछ रहा है, तो pH कितना होगा? तो ऑब्वियस बात यही होता है, कितना आपका pKa प्लस के log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, है ना, बट्टे में कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यह आपका pH होता है फॉर द हेंडरसन इक्वेशन। और ये किसके लिए होती है हेंडरसन इक्वेशन? बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसमें थोड़े से अमाउंट में एसिड या बेस डाल दो तो उसके pH में कोई भी चेंज ना आए। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बफर सॉल्यूशन का हमारा ब्लड है, खून है। अगर खून में हल्की सी मात्रा में एसिड या बेस मिला दिया जाए तो उसका pH चेंज नहीं होता है, और हम सभी जानते हैं जो ब्लड है उसका pH लगभग 7.4 से 7.8 के बीच में मेंटेन रहता है। स्लाइटली बेसिक कह सकते हैं। ब्लड कैसा है? बी फॉर ब्लड, बी फॉर बफर। ब्लड बफर सॉल्यूशन होता है जिसमें एसिड बेस डालने पे, उसमें एसिड बेस डालने पर ब्लड के pH में कोई भी चेंज नहीं होता है। क्लियर? इसको हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। या बफर सॉल्यूशन को ऐसे भी कह सकते हो जो अपने pH को चेंज होने से रोके, है ना, ऐसे भी आ सकती है डेफिनेशन, कुछ भी पूछे, मतलब ध्यान में रखना है, ठीक। अच्छा, अब जैसे pH बराबर माइनस का log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ था, ऐसी pKa क्या होता है? ये माइनस का log base 10 Ka होता है। जैसे pH माइनस का log base 10 H+ था, जो यहाँ होगा वही log base 10 में आ जाएगा। जैसे pK है तो log base 10 Ka आ गया, ठीक। तो आगे है log base 10 सॉल्ट बट्टे में एसिड। अब जरा ध्यान दो, कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और सॉल्ट, भैया सॉल्ट और एसिड ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन इनकी बराबर है, ये भी बराबर है, इनकी कंसंट्रेशन बराबर है तो काट लो, कितना आया? 1। अच्छा, ये कितना बना? log base 10 Ka। अच्छा, log base 10 K की वैल्यू दी है ना? हाँ जी दी है, ये देखो कितनी दी है सर? ये 10 की पावर माइनस का 10 दी है, ठीक। और ये बना कितना? log base 10 कट गया, 1 बचा। अब log base 10 1 0 होता है सर, कितना होता है? 0। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगा लो सर, यहाँ मैं प्रॉपर्टी लगाऊँ, इसे साइड में लिख लेता हूँ। pH इक्वल टू कितना बचा?
लॉग बेस 10 10 की पावर माइनस 10 पावर आगे आ जाएगी, तो माइनस का 10 और फिर ये माइनस का 10 आगे आ गया है ना, और ये कितना बना, लॉग बेस 10 10 बना। लॉग बेस 10 10 सर 1 होता, अभी आपने देखा लॉग बेस 10 1 0 होता, लॉग बेस 10 10 1 होता है, ठीक। माइनस और माइनस ये कितना हो गया प्लस, तो पीएच कितना आ गया प्लस का 10, ऑप्शन में है, पागल वाली बात, प्लस का 10 ही आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ जा भाई। हाँ, इफ़ द वैल्यू ऑफ के पी फॉर द रिएक्शन, देखो भैया ए प्लस बी ये कोई रिएक्शन है, के पी क्या है हमारा, के पी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, पी मतलब प्रेशर, प्रेशर की टर्म में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, कितनी दी है, दी नहीं है, हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, के पी ध्यान में रखना, जब भी निकालना हो तो ध्यान रखना प्रोडक्ट को ऊपर रखना, हमेशा टॉप पे रखना, डिवाइड कर देना उसको रिएक्टेंट से, ठीक है। और ब्रैकेट का मतलब आप जानते हो कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट का मतलब है सांद्रता कंसंट्रेशन, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से सुन लेना। अब केपी कैसे निकालूंगा इस रिएक्शन के लिए, तो प्रोडक्ट में क्या है मेरा ए बी, और ध्यान रखना इसकी पावर जो भी होगी वो लिख देना, मतलब इसके आगे अगर 2 है तो स्टिचोमेट्रिक उसकी पावर में पहुंचा देना, इसके आगे 1 है तो उसकी पावर 1 ही होगी, बट्टे में ए कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी, ऐसे करके लिखना होता है। तो प्रोडक्ट बट्टे में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितने भी आइटम होंगे उनको बस आपस में मल्टीप्लाई कर देना, उनकी कंसंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, इतनी सी बात को जान लेना, जिनको नहीं पता है, बाकी पता है तो अब इस वक्त समझाने का समय भी नहीं है ना, अब तो बस अप्लाई करना आना चाहिए। तो 2a 2b, ठीक है, इक्विलिब्रियम दे रखा है 2ab, ठीक। चलो इसके लिए जरा के पी डैश की वैल्यू निकाल लो, के पी डैश मान लो, ठीक है। क्या बताया सर, प्रोडक्ट क्या है, ए बी है, ठीक है। और मैंने बताया जो उसकी स्टिचोमेट्री उसको बस हमेशा पावर में भेज देना। ऐसे ही रिएक्टेंट में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसकी स्टिचोमेट्री कितनी है 2 है, तो 2 को बस पावर में भेज दो। ऐसे ही बी की स्टिचोमेट्री कितनी है 2, उसको भी पावर में भेज दो। क्लियर। अब आपको पता है अगर मैं स्क्वायर, सभी का स्क्वायर है तो सभी स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लूँ, ठीक है, सभी स्क्वायर को मैं बाहर यहाँ कॉमन ले लूँ, तो आपको पता है ये ए बी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए बी और कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, ये सब आपको ऊपर के पी ही दिखाई दे रहा है, तो डेट मीन्स के पी ही तो दिखाई दे रहा है, ये टर्म यही तो है, ये टर्म ये के पी तो है, तो के पी और उसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसने बोला है जो के पी है उसकी वैल्यू एक्स है, कितनी है एक्स, अगर के पी की वैल्यू एक्स है तो के पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और उसने यही बोला है कि अगर इस रिएक्शन के लिए के पी की वैल्यू एक्स है तो इस रिएक्शन के लिए के पी की वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी होगी एक्स स्क्वायर। अब ध्यान में रख लेना, अगर रिएक्शन ए प्लस बी और इक्विलिब्रियम में है ए बी के साथ, और मान लो यहाँ 2 टाइम्स कर दिया, पूरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो पावर 2 हो जाएगी। अगर मान लो पूरी रिएक्शन में लिख देता एन ए है ना, एन बी और इक्विलिब्रियम है एन ए बी होता, तो ध्यान रखना जितनी पावर है मतलब जितने ही एन है उतनी ही पावर हो जाएगी, तो एक्स की पावर एन भी आंसर हो जाता अगर एन टाइम्स पूछा होता तो। क्लियर है, तो इतनी सी बात दिमाग में रखना, अदरवाइज निकालना सिखा ही चुका हूँ, डायरेक्ट भी देखना बता चुका हूँ। आगे सेम ही क्वेश्चन है, A2 B2 इक्विलिब्रियम में है 2A के साथ, कह रहा है उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो K है। अच्छा, K ये वैल्यू है किसकी सर, ये है प्रोडक्ट बट्टे में रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट कितना है सर, ए बी है, इसका स्टिचोमेट्री 2 है, पावर में 2 लिख देता हूँ, फिर यहाँ A2 है और B2 है, बिल्कुल सही बात है, ठीक। दूसरी रिएक्शन है सर ए बी इक्विलिब्रियम में है हाफ ऑफ A2 और हाफ ऑफ B2। सर इसके लिए मैं अगर के डैश निकालूँ तो मतलब इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालूँ तो सर यहाँ प्रोडक्ट में ध्यान रखना, प्रोडक्ट जो है उसको पहले लिखो, तो A2 है और इसकी स्टिचोमेट्री पावर में भेज देता हूँ, सर B2 है उसकी स्टिचोमेट्री उसकी पावर में भेज देता हूँ, बट्टे में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कितना है सर AB है। अरे भैया टाइप हो जा, काहे परेशान कर रहा है, AB है भैया, ये लिख नहीं पा रहा है यहाँ, B पता नहीं B से क्या दिक्कत हो गई, B नहीं लिख पा रहा, B है यहाँ, और ये लिख दिया, गलती से लिख दिया। चलो समझ में आ रही इतनी बात, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या करूँ मैं, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो ये बन जाएगा के डैश का स्क्वायर इक्वल टू A2, आपको पता है स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर मतलब पावर 2, तो 1/2 से 2 कट जाएगा। ऐसी B यहाँ भी स्क्वायर करूँगा तो 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बट्टे में AB का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, बहुत सिंपल सी बात है। अब जरा से देखना, ये ऊपर वाली इक्वेशन ही तो पलट के लिख दिए बस, देखना ये 1/k तो है, इसको पलट के लिखना 1/k, इसको पलटूंगा तो कितना बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा A2 B2 अपॉन में कितना है AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, ठीक है। अब देखना जरा A2 B2 AB का स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है 1/k की तो है, तो इसकी जगह मैं 1/k लिख दूँ। अब बस ये तो बोल रहा है कि भैया कितनी वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1/k, तो k डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी √k, ये तो बोल रहा है। सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी। चलिए आगे, फॉर N2 3s2 2ns3 दे रहा है, तो इसके लिए डायरेक्ट बता रहे हैं क्वेश्चन, Kp बराबर होता है Kc और ये होता है RT की पावर डेल n, ठीक है जी।
ये ध्यान में रखना KPKC RT की पावर डेल एन होता है। कब क्या होता है उसको भूल जाओ, अभी फिलहाल के लिए मेन इक्वेशन को याद रखो। अभी डेल एन क्या है, डेल एन यही है कि कितने हैं प्रोडक्ट में और कितने हैं रिएक्टेंट में, गैस के मॉलिक्यूल। N2 ये भी गैस होती है, ध्यान रखना। अमोनिया नाइट्रोजन ये भी गैस होती है, हाइड्रोजन ये भी गैस होती है और अमोनिया भी गैस होती है। तो बस क्या करना है, वही प्रोडक्ट में कितने गैस हैं 2, रिएक्टेंट में कितनी है 1 हीरा 3 हीरा, टोटल 4। तो 2 में से 4 गया माइनस का 2, बस ये वैल्यू यहाँ रख दो। KP बराबर KC RT की पावर कितना माइनस का 2। देख लो भैया माइनस का 2 कौन सा है, ये है ना। अच्छा KC है, ये E दे रखा है हर जगह, पगला गए हैं। यहाँ KC यहाँ E दे रखा है, तो कोई नहीं, टाइपिस्ट है भाई, गलती कर सकते हैं, ठीक है। उनका हमारे सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता, उनको बस टाइप करने पे होता है, और जहाँ से E की तरह दिखा E ही बना दिया। खैर क्लियर है, तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मैं आपको इसीलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो से। ये बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछा गया है, यही क्वेश्चन, डिट्टो यही क्वेश्चन, बस क्या कि हेबर प्रोसेस में KPKC का क्या रिलेशन होता है, बहुत बार। ठीक, चलो आगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ, अच्छा आपके पास AlOH3 है, आप सभी को पता है वीक बेस है, बट ये सॉल्युबल हो जाता है, धीरे धीरे हो जाएगा, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब होता क्या है, लेट अस से इसकी जो इनिशियल आपको पता है, अगर आपने एक ही तो लिया है, एक AlOH का होल थ्राइस लिया है, तो इससे आपको एक मॉलिक्यूल Al का मिला और 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्साइड के मिले। मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो आपको Al एक सॉल्युबल मिला और इसके 3 सॉल्युबल आपको मिले। सिंपल सी बात है। डेट मीन्स मैं ये भी कह सकता हूँ ये इसकी कंसेंट्रेशन है, सांद्रता है, ये भी कह सकता हूँ। सिंपल सी बात, फिर से सुन लो, मैं कह रहा हूँ AlOH3 की सॉल्युबिलिटी S है, तो उससे कितने Al मिले, एक Al मिला और कितने OH मिले, 3 OH मिले, तो 3 टाइम्स हो गया। सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा हूँ। अब आपको पता है K बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट बट्टे में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या क्या है, Al3+ है और OH- है, और आपको पता है जो स्टिचोमेट्री होती है उसको हम पावर में पहुंचा देते हैं, और बट्टे में क्या रिएक्टेंट क्या AlOH का होल थ्राइस है। आपको बता देता हूँ, ये AlOH का होल थ्राइस को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो K इंटू AlOH का होल थ्राइस हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ Al3+ और कंसंट्रेशन ऑफ OH- का थ्राइस। K इंटू AlOH का होल थ्राइस, इसी को हम KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। ध्यान में रखना, इन दोनों के मल्टीपल को ही हम KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। भैया यहाँ लिख ही नहीं रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। KSP हो जाएगा इक्वल टू क्या बचा, कंसंट्रेशन ऑफ Al3+ और कंसंट्रेशन ऑफ OH की पावर कितना 3। अब कंसंट्रेशन ऑफ Al सर आपने बताया तो कितनी है, Al की कंसंट्रेशन S है, उसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो उसकी कंसंट्रेशन S हो गई। इनटू में OH की सॉल्युबिलिटी कितनी है 3S है, तो ये इसकी जगह 3S लिख दूँ, और इसकी पावर कितनी है 3 है। ठीक है, अब इसने x माना है उसको, तो कोई बात नहीं, आप x ही लिख लो, यहाँ x माना है तो उसकी जगह x लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा 3x। ठीक, हमने s मान के करा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये जाएगा s, और 3 का क्यूब कितना होता है सर, 1 मिनट देना भाई, क्या गड़बड़ कर दी, हाँ ठीक है, सही तो है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और s का क्यूब हो गया, तो 27 S क्यूब, एक और S से मल्टीप्लाई होगा, S की पावर 4 हो जाएगा। तो 27 S की पावर 4 या X की पावर 4 एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को ऐसे करना है, ऐसे डील करना है। आप चाहे तो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए K2SO4 को ट्राई कर लेना, ठीक है, और चाहे तो कमेंट में कर देना, मैं चेक कर दूंगा आंसर जैसा भी होगा। आगे, द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अरे भैया क्या क्या होती हैं वेलोसिटी, गैस स्टेट में पढ़ाया तो था। व्हाट आर दीज वेलोसिटीज़, तो याद कीजिए, जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कितना, √2RT/m। सरप्राइज मत होना अगर डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ ले, या फिर इनसे कोई क्वेश्चन पूछ ले। √8RT/m, ये तो शायद मैंने आपको पूरे चैप्टर पढ़ाए हैं। ठीक है, ये कौन है आपकी, ये वाली आपकी, सॉरी मोस्ट प्रोबेबल होगी ना, मोस्ट प्रोबेबल 2R है ना, हाँ ये मोस्ट प्रोबेबल होगी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी VRMS है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नहीं, एक मिनट रुकना, 8 वाला आपका रूट मीन कहाँ होता है, 3 वाला होता है रूट मीन, ये होगा एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी बार बार पढ़ना पड़ता है ना। और तीसरा क्या बचा, तीसरा बचा आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो कितना होता है, वो होता है √3RT/m। ये सब आपको पढ़ाया गया था। अब कह रहा है इन तीनों के बीच में क्या रेशियो होगा, तो जब इसको आप सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट याद कराया था, याद करो, 12 दूनी 24 से ऐसे करके याद है, 12 दूनी 24, हाँ तो यही बनेगा। देखो सेकंड ऑप्शन, बाकी डिवाइड करके देख लेना, ठीक है, बाकी डिवाइड करना भी सिखाया था, पूरी डेरिवेशन वगैरह पूरा सब कुछ सॉल्व करके बताया था। बाकी बताया था कि भैया शुरू वाला केवल 1 रेशियो में होता है, इसको याद करने का तरीका था 12, और फिर 12 के बाद 12 दूनी 24 ऐसे करके याद कराया था। ठीक है, बट ऑर्डर चेक कर लेना कि भैया मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और RMS की टर्म में होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, कोई क्वेश्चन छूट गया नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सिन गैस। अच्छा सिन गैस क्या है, इसको हम वाटर गैस भी कहते हैं, वाटर गैस,
ठीक है, क्या होती है सिनगैस? ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड CO+H2, है ना। कौन सा ऑप्शन है? ये थर्ड, CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको हम सिनगैस या वाटर गैस भी कहते हैं। जो कैसे बनती है भैया? कार्बन सॉलिड को यदि आप पानी की प्रेजेंस में, है ना, पानी की प्रेजेंस में अगर जला दो तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इसी को हम सिनगैस कहते हैं, CO+H2, इट इज कॉल्ड सिनगैस। न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये जनरल साइंस का क्वेश्चन भी है, GS में भी काफ़ी बार पूछा गया। ठीक, ओके, इतने ही क्वेश्चंस थे। अब देख लो भैया, आपका मन करता है कुछ नया पढ़ने का, पढ़िए, और आपका मन करता है GS पोर्शन पढ़ने का, आपने बिल्कुल भी नहीं करा, हल्का सा पॉलिटी तो पढ़ ही जाइए, है ना, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ लीजिए, मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो पढ़ लीजिए, GS पढ़ लीजिए हल्का सा अगर मन है तो, अदरवाइज रिवीजन करना ही सबसे बेस्ट है। ठीक है, आप एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन अपना कीजिए, कर चुके हैं, केवल आप अब बस फॉर्मलाइज कर रहे हैं खुद को, तो भैया मैं आपसे ये कहूँगा GS वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह पढ़ के जरूर जाइए। ठीक है, और बाकी एग्ज़ाम को अच्छे से देंगे। मिलते हैं 3 बजे, मैं उस वक्त आपको बताऊंगा कैसे आपको अपना एग्ज़ाम फेस करना है। ठीक है, आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, एक चीज़ और, प्लीज़ कल एग्ज़ाम सेंटर से जैसे ही बाहर आते हैं मुझे क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे शेयर जरूर कर देना। वह इसलिए कि जब तक आप घर पहुँचें मैं आपको आपकी आंसर कीज़ पहुँचा दूँ। ठीक है, तो बस इतना ही है, बाकी क्लास को करते हैं ओवर। बाय बाय एंड टेक केयर।